हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीए फाइनल एमटीपी सीरीज 2 के अंदर। सीरीज 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले ये मेरे साथ घटित हुआ और मेरे को इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकिए। तो कुछ दिनों से मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था रिगार्डिंग सम इश्यूज इन माय लाइफ। तो समझ नहीं आ रहा था चीजों का कि किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है। होपलेस सा काइंड ऑफ फील हो रहा था। ऐसा लगने लग जाता है ना जब आपको कि भाई चीजें खराब हो रही हैं इस लेवल पे आके कि अब उतना समय नहीं है कि हम चीजों को मैनेज कर पाए, ठीक कर पाए। तो मैं अभी रिसेंटली अपने एक फ्रेंड से मिला। वो मुंबई में रहता है, वो दिल्ली आया हुआ था। तो फिर उसने कहा कि चलो मिलते हैं, तो मैं उससे मिला। तो मैंने उसके साथ शेयर करी साझा, हालांकि हम लोग फोन पे बातें करते हैं, तो मिले तो मैंने उसके साथ शेयर करी। तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और उस दिन के बाद से मैं काफी पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। तो ही सेज के यार, ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली डाउन्स जो आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये किसी गलती या फिर किसी पूर्व जन्म के कर्म या फिर जो भी चीजें होती है, उन सब का कोई रीजन नहीं है। लॉजिकली चीज इतनी सी है कि भाई आपको कुछ पाने के लिए पहले कुछ बनना पड़ता है। आपको अगर कुछ चाहिए लाइफ के अंदर तो पहले आपको कुछ बनना पड़ता है, तब वो चीज आपको मिलती है। क्योंकि जब तक आप उस लेवल के इंसान नहीं होगे, जब तक आपके अंदर वो क्षमताएं नहीं होगी, तब तक आप उस चीज को संभाल भी नहीं पाओगे ना। आपको आज ही दे दी जाए तो आप संभाल नहीं पाओगे ना। तो यू हैव टू बिकम अ पर्सन, अपग्रेडेड सेल्फ ऑफ योर सेल्फ, तब जाके आपको वो चीज मिलती है। तो ये जो डाउन्स आते हैं, ये हमें सिखाने के लिए ही आते हैं, ताकि हम इनसे लड़के अपने आप को एक बेटर इंसान बना सके और एक लेवल ऊपर कर सके। जो चुनौतियां, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता, छोड़ दो, नहीं कर पाओगे, फलाना ढिमकाना, तो उसने उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात बोली। उसने मुझे कहा कि जो ऐसे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, या कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई पर्सन इन द फैमिली है जो आपको ऐसा फील करा रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो उसने कहा कि उनको बोलो कि क्या कहते हैं, मेरा पानी गिरता देख किनारों पे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली ना ऐसा होता है, बच्चा क्वेरी पूछता है, बच्चे को लगता है टाइम कम रह गया है, नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा कोर्स ज्यादा बचा हुआ है, और ये सब चीजें हैं, वो सब चीजें हैं, मैंने पहले पढ़ाई नहीं करी, अब पढ़ाई करके क्या मिलेगा, नहीं टाइम है, अटेम्प्ट शिफ्ट कर दूं क्या, थोड़े टाइम की तो बात है। तो आपको इन सब से बचना है। कम टाइम में आप कैसे अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करके अपनी तैयारी कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को स्ट्रांग करके उस चीज को कि जो नहीं हुआ उस पर ध्यान ना देते हुए पॉजिटिव की तरफ ध्यान देते हुए कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे क्या एक्शन है जो मेरे को मेरे कंट्रोल में है और मेरे को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, और फुल्ली फोकस उन पे ध्यान रखते हुए आप क्या कर सकते हो, उस माइंडसेट को बना करके रखना है। आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। ध्यान रखना है ये जो अप्स एंड डाउन है, आज ये जो कम समय में ज्यादा कोर्स करने का चैलेंज मेरे आगे आके खड़ा हुआ है, वो क्यों आया है? ताकि मैं इससे लड़के अपने आप को एक बेटर इंसान बना पाऊं, ताकि कल को जब मेरी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आए जहां पे मुझे काम ज्यादा करना हो, समय कम हो, प्लानिंग करनी हो, तो मेरा दिमाग जो है घबरा ना जाए, मेरा दिमाग परेशान ना हो जाए और वो सरेंडर ना कर दे, गिव अप ना कर दे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इंस्टेड ऑफ दैट मेरे दिमाग को हैबिट हो कि ऐसी सिचुएशंस में मुझे फोकस करना है कि क्या मेरे कंट्रोल में है और मैं उस पर क्या काम कर सकता हूं, उस चीज पे मेरा दिमाग जो है वो फोकस करे। तो कोई भी चैलेंज आपको अगर आता है अपने कंसेप्ट में, आपको रट्टा नहीं उसका मारना है, आपको उसको कंसेप्ट की तरफ समझना है। ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा तो चलो शॉर्टकट मार दे, रट लेते हैं ऐसी की तैसी, जो होगा देखी जाएगी, फिर एग्जाम में दिक्कत आती है। आपको समझना है कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। उसको समझने के लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको मैं क्या कहते हैं अपने पढ़ाए हुए बच्चों का ही जो है हेल्प करूंगा। आप कोई भी बच्चा मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो की बाकी वीडियोस के भी डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। बट व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है पता नहीं चलता कॉल का ना, आजकल लोन वोन वाले कॉल बड़े आते हैं। एनीवे
तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 सीए फाइनल। तो एबीसी लिमिटेड इज अ डाइवर्स कंपनी इंगेज इन मल्टीपल बिजनेसेस लाइन। ठीक है साहब, तो ये तो एक इंडेस विंडेस के अंदर काम कर रही है। 31 मार्च 2024 जो है उनका फाइनेंशियल ईयर है। एबीसी लिमिटेड के पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए की है, which inadvertently omitted to depreciate in previous financial statement. The property was acquired on 1 अप्रैल 2000। अब ये 2024 है तो आप इसको 21 पढ़ो, 2021। The property has a useful life of 10 year और depreciated straight line basis पे estimated RV कितनी है, nil है। While preparing the annual financial statement for the year ended 31 मार्च 2024 ही हो गया ना ये भी। ABC discovered that provision for constructive obligation for payment of bonus to selected employee in corporate office material in amount जो required था recognize in annual financial statement मार्च 2022 के अंदर was not recognized due to oversight of fact। तो एरर हो गया। अब बोनस जो था फिर आपने 22 वाला 2023 के अंदर पे करा होगा और उसको एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करा होगा, लेकिन प्रोविजन कब बनना था, मार्च 2022 में ही प्रोविजन बनना था। उसी तरीके से यहां पर भी आपको उस पर डेप्रीशिएट करना था बट आपने करा नहीं। एबीसी लिमिटेड सेल करता है जिम की मेंबरशिप 7500 रुपए पर ईयर टू 100 कस्टमर विद एन ऑप्शन टू रिन्यू डिस्काउंट सेकंड एंड थर्ड ईयर 6000 पर ईयर। एंटिटी एस्टिमेट एन एनुअल एट्रिशन रेट ऑफ 50% ऑफ फॉर ईच ईयर। तो जो आप ये डिस्काउंट दे रहे हो 1500 का, ये मटेरियल इन अमाउंट है, तो आपको इसको अलग से कंसीडर करना पड़ता है। इसकी फेयर वैल्यू के बेसिस पे आपको अप्रोप्रिएट एसओपी के बेसिस पे अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को अपोर्शन करना पड़ता है। तो आप इसको किस तरीके से करते हो, आप कहते हो साहब 100 लोगों को 7500 के हिसाब से दिया तो 75 7.5 लाख, फिर उसके बाद 50 लोग कम आएंगे तो अगली बार 50 ही आएंगे, वो 6000 के हिसाब से लेंगे तो 3 लाख। फिर उसके बाद 25 लोग आएंगे क्योंकि 50% इसका भी एट्रिशन हो जाएगा, वो भी 6000 के हिसाब से लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। टोटल कितना हो जाएगा जी, टोटल हो जाएगा सर 7.5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1.5 लाख, टोटल हो जाएगा सर 12 लाख। और ये टोटल हो जाएगा 175। तो आपका एवरेज रेट क्या निकल करके आया, आपका एवरेज रेट निकल करके आया 6857। तो आप जो एंट्री करोगे, आप क्या एंट्री करोगे, आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। 100 लोगों ने आपको 7500 रुपए दिए टू रेवेन्यू, आप किस में रिकॉग्नाइज करोगे, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे 100 लोगों का 6857 पे, और टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आप दिखाओगे 100 लोगों का 6857 7500 माइनस 6857 643, इतने की आप कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखाओगे। देखो मैं आपको एक बात पहले बता दूं, कंसेप्चुअली ये सॉल्यूशन ठीक नहीं है, बट इंस्टीट्यूट यही कराता है तो फिर अब यही करना पड़ता है, बट कंसेप्चुअली ये ठीक नहीं है इंडेक्स 115 के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बट ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूट यही कराता है तो अपन इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। Analyze the transaction mentioned above and choose the most appropriate option in the below question 1 to 3. How should the omission of depreciation of investment property be corrected in financial statement for the year ended 31 मार्च 2024? तो आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी और 21 में ही डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए था। आप मार्च 2024 की फाइनेंशियल्स बना रहे हो तो आप 31 मार्च 2024 की फाइनेंशियल्स बना रहे हो, आप प्रीवियस ईयर भी बनाओगे 31 ऑफ मार्च 23, आप प्रीवियस ईयर भी बनाओगे, और क्योंकि एरर हुआ है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए 1 अप्रैल 2022 भी बनाओगे। क्या डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट अप्रैल 2022 में आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि आपने 21 में खरीदी थी तो आपको ये तीनों बैलेंस शीटें बनानी पड़ेंगी। वो कहता है एरर शुड बी करेक्टेड बाय रीस्टेटिंग द फिगर प्रोस्पेक्टिवली। नहीं साहब, प्रोस्पेक्टिवली तो ठीक नहीं होगा, एरर शुड बी करेक्टेड बाय रेट्रोस्पेक्टिव रीसेटिंग फिगर ऑफ 2-3 यानी कि 22-23, बट विदाउट प्रेजेंटिंग थर्ड बैलेंस शीट। नहीं, आपको थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी बाय आल्सो प्रेजेंटिंग थर्ड बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल। तो सी इज द आंसर, देयर इज नो एरर, ये भी गलत है। तो विद पॉइंट 2 अबव हाउ शुड एबीसी ट्रीट द सिचुएशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 23-24? उसके अंदर क्या था, बोनस वाला पॉइंट था। तो यहाँ पे जरा बताओ, आप 31 ऑफ मार्च 24 की फाइनेंशियल बना रहे हो और प्रीवियस ईयर आपका 23 आपका प्रीवियस ईयर है और ओपनिंग हो गया 1 ऑफ अप्रैल 22, और आपने
जो कब रिकॉग्नाइज करना था, 31 मार्च 2022 को आपको रिकॉग्नाइज करना था, यानी कि इससे भी पुराने वाले साल में रिकॉग्नाइज करना था। तो इस साल में उसका इंपैक्ट आएगा। तो इस एरर को ठीक करने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। इसका भी आंसर ये होगा, प्रेजेंट करनी पड़ेगी थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। डिस्क्लोज द एमिशन इन नोट्स, नहीं। रिकॉग्नाइज प्रोविजन एज अ करंट ईयर, नो। नो एडजस्टमेंट, ये भी गलत है। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पर मेंबरशिप कितना है, तो वो है 6857 का रेवेन्यू है। 7500 नहीं, 6857 इज द राइट आंसर। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या निकल कर आए, आपके ऑप्शन निकल कर आए सी और बी। सी और बी। आगे बढ़ते हैं। ये कोई डाइवर्सिफाइड कंपनी है, 31 मार्च के अपना काम कर रही है, ठीक है। उसने एक्वायर करा एक मशीनरी कॉस्टिंग 1 करोड़ विद नो ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट। आओ जी, उसने एक मशीन खरीदी यहाँ पर 100 लैक्स की, इसका कोई भी ब्रेकडाउन नहीं था। लाइफ कितनी थी, 10 ईयर्स की। एट द एंड ऑफ 6th ईयर, तो 6 साल के बाद, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6th ईयर के बाद यहाँ पर जो टरबाइन थी उसको रिप्लेसमेंट मांगनी पड़ गई और फर्दर मेंटेनेंस इकोनॉमिकल हो गया। आज की जो कॉस्ट है वो 45 लाख है, डिस्काउंट रेट है 5%। तो आप लोगों को पता है कि भाई अगर आप कोई मेजर पार्ट रिप्लेस करते हो तो आपको ओल्ड जो करंट कैरिंग अमाउंट है उसको हटाना पड़ता है, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, और कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग दैट कंपोनेंट को ऐड करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। यदि आप ये वाला काम नहीं कर पाते, अगर आप बोलते हो कि हम तो ये वाला काम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास डेटा नहीं है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई जो करंट कॉस्ट है ना, आपकी करंट कॉस्ट, उससे आइडिया लगाओ कि क्या हो सकती थी यहां पे कॉस्ट, और फिर उसको डेप्रिशिएट करके यहां पर लेकर के आओ। तो मुझे जरा बताओ, अगर आज की कॉस्ट 45 लाख है, उसने आपको डिस्काउंट रेट भी दे रखा होगा ना, 5% का डिस्काउंट रेट है। मान लो यहां पर पे कॉस्ट एक्स थी, और 5% के डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है कि महंगाई का दर 5% है, तो हर बार 5% से ये कंपोनेंट महंगा होता गया होगा। यहां पर एक्स था, 5% से महंगा होते होते आज कितने का हो गया, 45 लाख रुपए का। तो एक्स इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, 6th ईयर का एंड था ना, एट द एंड ऑफ 6th ईयर। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये सब मिला के किसके बराबर हो गया होगा, ये सब मिला के बराबर हो गया होगा 45 लाख रुपीस के बराबर हो गया होगा। तो ये इक्वेशन क्या बनी, ये इक्वेशन बनी x इंटू 1.05 की पावर 6 इज इक्वल टू 45 लाख। तो x इज इक्वल टू 45 लाख डिवाइडेड बाय 1.05 की पावर 6। तो 1 डिवाइड बाय 1.05, 1 2 3 4 5 6 इंटू 45 लाख, तो ये निकल कर आया 33 लाख रुपीज, 33,57,970। ये आपका अमाउंट निकल करके आया, जो मोटे मोटे तौर पे इस 100 लाख में शामिल होगा। तो इस 100 लाख के दो टुकड़े हैं, और कोई जगह नहीं है क्या, चलो यहाँ कर लेते हैं। इस 100 लाख के ना दो टुकड़े हैं, अगर आप देखो तो इस 100 लाख के दो टुकड़े हैं साहब। पहला टुकड़ा क्या है, पहला टुकड़ा है 33,57,970, और बैलेंस क्या है 100 माइनस 33,57,970, 66,42,030, और ये टोटल हो गया 100 लाख। अब ये डेप्रीशिएट होगी 10 ईयर्स के अंदर, क्योंकि आपने लाइफ क्या ले रखी है 10 ईयर, और आप खड़े हो 6ठे साल में। तो आपने जब इसको 10 से डिवाइड करा, तो इसका मतलब आपने इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। तो बताओ पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, इसका आएगा 33,57,970, 3,35,797, और इसका कितना आएगा 6,64,203, इसका इतना आएगा। 6 सालों में कितना कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इतना इतना डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 3,35,797 इंटू 6, ये हो जाएगा 20,14,782, और ये हो जाएगा 6,64,203 इंटू 6, ये हो जाएगा
85,218 और टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 60 लाख रुपीस का। टोटल डेप्रिसिएशन कितने का हो जाएगा, 60 लाख। तो मुझे बताओ कि टरबाइन की वैल्यू कितनी आ रही होगी आज के दिन। टरबाइन की वैल्यू आ रही होगी 33,57,970 माइनस 2014,782, वो आ रही होगी 13,43,188 और टोटल मशीन की वैल्यू कितनी आ रही होगी 40 लाख, क्योंकि आपने 60 का डेप्रिसिएशन कर दिया होगा। तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे मशीन की, आप कहोगे कि करंट कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही होगी, 40 लाख रुपीस की करंट कैरिंग वैल्यू आ रही होगी, उसमें से पुरानी वाली हटा दो, टरबाइन 13,43,188 हटा दो और करंट 45 लाख जोड़ दो। $40 लाख माइनस 13,43,188 प्लस 45 लाख, तो 71,56 की वैल्यू आपकी मशीन की आ जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद कहता है द रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू एमएस इज 20% और आपको कुछ इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है, ब्लू पेन ही ले लेते हैं। पहला है, मैंने पेज इंसर्ट कर लेते हैं, सॉरी न्यू पेज, हाँ अब ठीक है। तो पहला कहता है मेसर्स लिमिटेड के पास 40% शेयर होल्डिंग है एल लिमिटेड की और उसने परचेज करी थी ये शेयर होल्डिंग 45 करोड़ की। शेयर होल्डिंग गिव एमएस लिमिटेड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो ठीक है इक्विटी मेथड वो लगा रहा है। इक्विटी मेथड के हिसाब से 2005 के अंदर 70 करोड़ की वैल्यू है, 6 के अंदर 75 करोड़ की वैल्यू है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि इक्विटी तो कहाँ लगेगा, कंसोल के अंदर लगेगा। तो आपको टैक्स रेट दे रखा है तो आपको जरूर डेफर टैक्स निकालना होगा। तो मुझे जरा बताओ कि कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर टैक्स करंट कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही होगी, सर मार्च 2006 में आ रही होगी 75 करोड़ की। मुझे जरा बताओ जब ये इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो कितने की डिडक्शन ले जाओगे, एसेट में से कितने की डिडक्शन, इनकम टैक्स कितने की डिडक्शन अलाउ करेगा, इनकम टैक्स आपको 45 करोड़ की डिडक्शन अलाउ करेगा जो आपकी कॉस्ट है। तो सर 45 हम माइनस कर देंगे तो 30, ये क्या आ गया, ये टैक्सेबल आ गया, ये टैक्सेबल आ गया। क्योंकि ये टैक्सेबल आ गया तो इट विल गिव राइज टू डीटीएल एट 20%। तो 30 का 20% हो गया 6, 30 का 20% हो गया 6। एमएस लिमिटेड मेजर करता है हेड ऑफिस बिल्डिंग यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे। बिल्डिंग इज रिवैल्यूड ऑन 31 मार्च, और 31 मार्च कैरिंग वैल्यू, अरे बाप रे, कैरिंग वैल्यू कितनी है 40 करोड़, टैक्स बेस कितना है 22 करोड़। तो वो कहता है कि 31 मार्च को, 31 मार्च 05 को आपका कैरिंग वैल्यू कितना था 45 करोड़ का, और आपका क्या कहते हैं टैक्स बेस था 22 करोड़ का। टैक्स बेस का मतलब क्या है कि इतने की डिडक्शन मिल जाएगी, तो आपका डिफरेंस कितने का आ रहा था 45 माइनस 22, आपका 23 का डिफरेंस आता था। ठीक है, और आप DTL रिकॉग्नाइज करते होगे इस पे 20% के हिसाब से। 31 मार्च 2006 में क्या हुआ, 31 मार्च 2006 के अंदर सर क्या हुआ, हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 2 करोड़ का और टैक्स डेप्रिसिएशन भी लगा दिया 1.25 करोड़ का। तो इस पे जब 2 करोड़ लगाया, अच्छा सॉरी 40 था, मैंने गलत फिगर ले ली, ये 40 था, 40 माइनस 22 तो ये 18 आएगा, मैंने वो गलत फिगर ले ली, वो मैंने क्या पढ़ लिया था 45, फिर मैंने अच्छा मैंने ये देख लिया था, ओके 22 18 आ गया। फिर आपने 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो ये हो गया 38, और टैक्स बेस में भी आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 1.25 का। अब इनकम टैक्स आपको कितने की डिडक्शन देगा 20.75। भाई सेल प्रोसीड्स को ग्रॉस ब्लॉक में से माइनस करोगे तो अब ग्रॉस ब्लॉक कितना आ रहा होगा 20.75 आ रहा होगा ना। तो 38 माइनस 20.75, तो यानी कि अब आ रहा होगा 17.25 का। फिर उसके बाद 31 मार्च 2006 में ही आपने इसको रीवैल्यू कर दिया, कितने पे रीवैल्यू कर दिया 45 पे रीवैल्यू कर दिया। बट ये रीवैल्यूएशन टैक्स में एडजस्ट नहीं होती, इसमें आप कोई ग्रॉस ब्लॉक के अंदर चेंज नहीं करते, तो देयरफॉर टैक्स बेस सेम ही रहा, वो 20.75 का ही रहा। तो 45 माइनस 20.75 तो 24.25 का, ये सब क्या आ रहे हैं टैक्सेबल आ रहे हैं, ये सब टैक्सेबल है। तो आपके DTL बनेंगे 18 इंटू 0.2, 3.6 का DTL ये हो गया 17.25 इंटू 0.2,
3.45 का DTL ये हो गया, 24.25 इंटू 0.2, 4.85 का DTL ये हो गया, 4.85 का DTL ये हो गया। ठीक है, अब सवालों पे भी आ जाते हैं। वो कहता है अप्रोक्सीमेट द कॉस्ट ऑफ टरबाइन एट ईयर 1 आपको बतानी है। तो वो आपने कितनी निकाली थी? वो आपने निकाली थी, कहाँ गई कहाँ गई, 33,57,970 आपने निकाली थी। तो 33,57,900 आ रहा है हमारा, 970 आ रहा है, वो राउंड ऑफ का डिफरेंस है। करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ द टरबाइन एट द एंड ऑफ 6th ईयर, तो वो आपने कितना निकाला था डेप्रिशिएट करके जनाब, कहाँ निकाला था, ये रहा 13,43,188। तो 13,43,188। रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यू टरबाइन, वो भी आपने निकाला था ना, ये रहा 71,56,812, 71,56,812। टोटल डेफर टैक्स लायबिलिटी और 31 मार्च 2006, तो ये 4.85 की आएगी डेफर टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि आफ्टर रिवैल्यूएशन निकालोगे ना 4.85। फिर उसके बाद चार्ज टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा मुझे जरा बताओ, इंडेस 12 क्या कहता है? इंडेस 12 कहता है कि जो डेफर टैक्स को जन्म दे रहा है वो जहां जाएगा, डेफर टैक्स भी उसके पीछे पीछे वहीं चला जाएगा। तो मुझे जरा बताओ, यहां पर डेफर टैक्स को जो जन्म दे रहा था वो डेप्रिसिएशन दे रहा था। यहां पर जो डेफर टैक्स को जन्म दिया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रीवैल्यूएशन। क्योंकि आपका ये जो डेफर टैक्स चेंज हुआ है ये किस वजह से हुआ है? ये रीवैल्यूएशन की वजह से चेंज हुआ है। तो क्योंकि देखो ना, टैक्स बेस आपका सेम है, आपका बस रीवैल्यूएशन हुआ और आपका डेफर टैक्स बदल गया। ये रीवैल्यूएशन कहाँ जाता है? ये सर ओसीआई के अंदर जाता है, तो इसका डेफर टैक्स भी कहाँ चला जाएगा? वो भी ओसीआई में चला जाएगा। तो रीवैल्यूएशन की वजह से मेरे डेफर टैक्स के अंदर क्या चेंज आया? मेरे को वैसे तो डेफर टैक्स बनाना था 3.45 का, बट ड्यू टू रीवैल्यूएशन मैं कर रहा हूँ 4.85 का माइनस 3.45, तो 1.4 का मेरा आ रहा है ड्यू टू रीवैल्यूएशन। तो इसका मतलब 1.4 कहाँ जाएगा? ओसीआई में जाएगा, जहां पे मेरा ये वाला रिवैल्यूएशन जा रहा है 45 माइनस 38 वाला, 7 वाला जो रिवैल्यूएशन जा रहा है वो। तो सर क्या हम एक एमसीक्यू के पीछे इतना बड़ा टेबल बनाएंगे? नहीं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सर फिर आप क्यों बनाते हो? ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सवाल कराना नहीं है, वो मैं नहीं भी कराऊंगा, आप रट लोगे, मुझे पता है आपका। तो उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन करा के यहाँ से भाग जाने का नहीं है। मैं चाहता हूँ आपको डेप्थ में पता हो चीज, क्योंकि अगर आपको पता होगी ना तो ही आप शॉर्टकट लगा सकते हो। भाई अगर आपको ये वाली बात पता है कि रिवैल्यूएशन का ही डिफरेंस ओसीआई, रिवैल्यूएशन ओसीआई में जाएगा और उसके पीछे पीछे डेफर टैक्स भी ओसीआई में जाएगा, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ गया बाद में, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 38 से 45 हो गया, 7 का रिवैल्यूएशन हो गया, 20% का टैक्स रेट है, तो ओसीआई में कितना जाएगा? 1.4 जाएगा। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन अगर ये कर देता ना तो आपको ये क्लैरिटी ना मिलती जो आपको अब मिली है। ठीक है, तो ओसीआई में कितना जाएगा? 1.4 जाएगा। तो आपके आंसर्स क्या क्या निकल कर आए? आपके आंसर्स निकल कर आए बी सी ए सी ए, सी सी ए। भाई डी क्यों आ रहा? टोटल डेफर टैक्स लायबिलिटी 4.85। सेवंथ का आंसर क्या है? सेवंथ का आंसर 10.85। हमने कोई गलती कर दी क्या? अच्छा 4.85 ये भी है और ये भी तो है भाई, ये भूल गए यार, ये लेना भूल गया, सॉरी सॉरी। तो 10.85 इज द राइट आंसर। वो मैं 6 ऊपर भूल ही गया डिस्कशन में। तो ये हो गया ना 6, वो भी तो है। ये कैसे आया? ये आया 4.85 प्लस 6, वो इन्वेस्टमेंट वाला भी तो आएगा। तो 10.85 और 8th का आंसर है ए, 8th का आंसर है ए। ठीक है, केस सिनेरियो 3, एक्सवाइजी प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड है। ठीक है, करता होगा। मैनेजमेंट को आपकी जरूरत चाहिए भाई, आपकी जरूरत चाहिए, असिस्टेंस चाहिए। तो एक्सवाइजी ओरिजिनेट करता है 2000 बुलेट लोन, कैरिंग अमाउंट कितना का? 5 लाख रुपए का है। उसको वो पोर्टफोलियोज में बांटता है दो तरीके के, एक्स और वाई, उसके कैरेक्टर रिस्क कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। भाई विजय माल्या इस तरफ, विजय माल्या नीरव मोदी इस तरफ, और जो जिन्होंने डिफॉल्ट नहीं करना, कम डिफॉल्ट के रेट है, वो इस तरफ। ग्रुप एक्स के अंदर 2 लाख हैं, 2 लाख रुपए हैं, और वाई के अंदर 3 लाख रुपए हैं। और उन्होंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हिस्टोरिक पर एनम एवरेज डिफॉल्ट कितना होता है? एक्स के अंदर होता है 4 का, वाई के अंदर होता है 2 का,
और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड लॉस अज्यूम्ड। तो भाई वही इसका मतलब क्या है कि उन्होंने निकाला होगा प्रोबेबिलिटी गिवन डिफॉल्ट कितनी है, कि भाई कितने चांसेस हैं, इस डेटा के हिसाब से उन्होंने पीजीडी निकाला होगा। फिर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उन्होंने अपना कैश लॉस निकाला होगा कि उनको कैश कितना लॉस होने वाला है, तो लगता है हो सकता है जो भी कैश शॉर्टफॉल जिसे बोलते हैं। फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू करी होगी डिस्काउंट रेट लगा के। फिर उसके बाद वो जो प्रेजेंट वैल्यू आई ईसीएल जिसको आप बोलते हो, वो ये निकल करके आया। ठीक है, एक्सवाईजी इन्वेस्ट करता है 40% शेयर एन के अंदर, और एन एक एसोसिएट बन जाता है एक्सवाईजी का। एन ने इन्वेंट्री बेची है एक्सवाईजी को। तो आओ जरा, ये बैलेंस शीट है एन की और ये बैलेंस शीट है एक्सवाईजी की। अब एन ने इन्वेंट्री बेची है एक्सवाईजी को, तो भाई साहब स्टॉक यहां पे आ रहा होगा और इसने प्रॉफिट कमाया होगा। इसने कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 लाख रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया। स्टॉक में से 6 लाख रुपीस की इन्वेंट्री आपने आउटसाइड बेच दी है और बैलेंस 4 लाख रुपीस की अभी भी बची हुई है। तो यहाँ पे 4 लाख रुपीस की इन्वेंट्री जो है वो बची हुई है। अब एक्स ये एक एसोसिएट है, तो ये उसके प्रॉफिट को लेकर आएगा अपने पास। उसका शेयर कितना है? 40,000 इसका शेयर है। इस प्रॉफिट के अंदर इस स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट जितना है, इस वाले स्टॉक में, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 16,000 का। 16,000 कैसे आया भाई? आप 10% का प्रॉफिट कमाते हो, तो यानी कि इसके अंदर 40,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आप देखो तो 10% के हिसाब से इसके अंदर 40,000 का प्रॉफिट होगा। उसमें आपका शेयर 40% है, तो वो कितना निकल कर आ गया? वो आ गया 16% निकल के। तो यानी कि इस प्रॉफिट के अंदर आपका शेयर कितना है जो अनरियलाइज प्रॉफिट है? 16,000। आप इसका पी एंड एल ले आए क्योंकि एसोसिएट है, इक्विटी मेथड लगाओगे, तो आप क्या एंट्री डालोगे एक्सवाईजी के अंदर अनरियलाइज को हटाने के लिए? जो प्रॉफिट लेकर आए हो वो भी हटा दोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट कर दोगे। कितने रुपए से? 16,000 रुपीज से। और 2 इन्वेंट्री कर दोगे, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर वो शामिल है, तो आप 16,000 से वो कर दोगे। आगे कहता है एक्सवाईजी के ने इन्वेस्ट कर रखा है 40% ए के अंदर भी, और ए भी उसकी एसोसिएट है। यहाँ पर एक्सवाईजी ने बेचा है ए को। ओके, तो एक्सवाईजी ने बेचा है ए को। पेज इंसर्ट कर लेते हैं भाई, आज तो जगह कम पड़ रही है। तो ये है एक्सवाईजी और ये है ए, ये भी एसोसिएट है। इस बार प्रॉफिट किसने कमाया? इस बार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इसने कमाया। 1 लाख ही है ना, वैल्यू 10 लाख। दिस इंक्लूड प्रॉफिट ऑफ 1 लाख और 6 लाख आउटसाइड कस्टमर को बेच दी, 4 लाख अभी बचे। सेम है सिनेरियो। तो 1 लाख का इसने कमाया। स्टॉक इस बार इसके पास पड़ा है, 4 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है। इस स्टॉक के अंदर कितने की वो शामिल है? अनरियलाइज प्रॉफिट 16,000 शामिल है। इक्विटी मेथड जब आप लगाते हो तो क्या स्टॉक को ऐड करते हो? द आंसर इज नो, आप स्टॉक को ऐड नहीं करते। यानी कि ये 4 लाख का स्टॉक यहां तक आएगा ही नहीं। इस 1 लाख के प्रॉफिट के अंदर वो 16,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट भी शामिल है, तो आपको इसको कम करना पड़ेगा। तो आप कम करने के लिए क्या करोगे? पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करोगे 16,000 से, और 2 इन्वेस्टमेंट को करोगे, क्योंकि आपके पास वो अंडरलाइन एसेट है ही नहीं, तो आपको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 16,000 से। किसको करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा 16,000 से। बस इतनी सी बात है। आओ जरा, वो कहता है कैश लॉस, सॉरी लॉस रेट निकाल दो ग्रुप एक्स का। तो ग्रुप एक्स के ग्रॉस अमाउंट कितना था साहब? इसके पास था 2 लाख रुपए और इसके पास था 3 लाख रुपए। तो मुझे जरा बताओ कितना लॉस का रेट आ रहा है? तो 600 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आ गया 0.3, और 450 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये आ गया 0.15। तो x का है 0.3 और y का कितना है? 0.15। कहता है अनरियलाइज प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंटरी। तो वो कितना है? वो दोनों ही केसेस में 16,000 है। इन केस ऑफ n लिमिटेड सोल्ड इन्वेंटरी टू XYZ, जब n बेच रहा है XYZ को, यानी कि इस केस की वो बात कर रहा है। द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ फ्रॉम एसोसिएट n लिमिटेड फॉलोइंग इक्विटी मेथड वुड बी। तो वो कहता है कि भाई XYZ का नेट प्रॉफिट कितना होगा अगर वो इक्विटी मेथड लगाता है, और किससे? XYZ से कितना, सॉरी n से कितना होगा XYZ का नेट प्रॉफिट अगर वो इक्विटी मेथड लगाता है। तो भाई XYZ के पास तो क्या कहते हैं प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख का 40,000 आएगा। तो 40,000 वुड बी आंसर। अब इन्होंने आंसर 3,84,000 दे रखा है 12th का, बट मुझे ये आंसर रॉन्ग फील हो रहा है अभी के सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि भाई साहब जो प्रॉफिट आएगा वो तो यही आएगा ना, 1 लाख का 40%।
40,000, वो तो यही आएगा। इन्वेंट्री की वैल्यू, हाँ इन्वेंट्री की वैल्यू इस एंट्री के बाद कहाँ गई, हमने इन्वेंट्री एंट्री नहीं करी है, ये इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाएगी 16,000 रुपए से, 3,84,000 हो जाएगी, 4 लाख माइनस 16,000, बट प्रॉफिट तो 40,000 ही आएगा। तो मेरे हिसाब से ये आंसर 40,000 होना चाहिए। ये बी आंसर जो दे रखा है वो इनकरेक्ट दे रखा है। इन केस ऑफ XYZ लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री टू ए लिमिटेड, द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ XYZ लिमिटेड वुड बी रिवर्स बाय डेबिटिंग, तो आप क्या डेबिट करोगे, 16,000। अब इस 16,000 को डेबिट करने के लिए ना उसने सॉरी P&L को डेबिट करोगे, आप P&L को डेबिट करोगे। अब उस P&L को डेबिट करने के लिए उसने आपको सेल्स वगैरह दे रखी है भाई, अगर इसकी आप एंट्री डालोगे तो आप क्या डालोगे, XYZ ने सेल करा तो उसने अपनी सेल दिखा रखी होगी और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिखा रखे होंगे P&L के अंदर। आप क्या करोगे, 10 लाख रुपए की सेल, उसमें 40% आपका हिस्सा, जिसका 40% अनरियलाइज है, तो वो कितना निकल करके आ गया, तो 10 लाख का 40% इंटू 40%, 1,60,000। तो आप सेल्स को हटा कम कर दोगे कितने रुपए से, 1,60,000 से, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो डेबिट था उसको भी खत्म कर दोगे क्रेडिट करके कितने रुपए से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा, 1 लाख का प्रॉफिट था तो 9 लाख का हुआ, उसका 40% जो आपका हिस्सा है और 40% जो अनरियलाइज है, तो 9 लाख का 40% इंटू 40%, 1,44,000। तो P&L आइटम्स को अगर आप देखोगे, ये भी क्या है, ये भी P&L आइटम है और ये भी क्या है, ये भी P&L आइटम है। अगर P&L आइटम का इम्पैक्ट आप देखोगे तो नेट डेबिट ही तो आ रहा है 16,000 रुपए से, बस वो आपसे ये पूछ रहा है क्योंकि उसने आपको ऑप्शंस के अंदर यही दिया है, तो वो आपसे ये पूछ रहा है सेल अकाउंट डेबिटेड बाय 1,60,000। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एन आइटम दैट मे नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन ट्रांजिशन डेट अंडर इंड एस, कहता है कि एग्जांपल बताओ वो किसी ऐसी आइटम का जिसको आप रिकॉग्नाइज करते हो ट्रांजिशन डेट पे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्रीवियसली शोन एज इक्विटी, कस्टमर रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रीस्टेटेड बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो आप इसको शेयर करते हो इंड एस के हिसाब से, क्योंकि आप एएस के अंदर उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। जब आप फर्स्ट टाइम ट्रांजिशन डेट पे होते हो तो आप उन इंटेंजिबल एसेट्स को जो उसने एज एन इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखा रखी, आप उनको रिकॉग्नाइज करके चलते हो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई सर्कमस्टांसेस अंडर विच चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो आप कर लोगे, थ्योरी का क्वेश्चन है। आ जाओ सीधा डिस्क्रिप्टिव पे। डीईएफ एक्वायर करता है 100% ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अक्टूबर 2001। इसको भी जरा सॉल्व कर ले, हाँ सर इसको भी जरा सॉल्व कर दो, आओ जरा। पहला स्टेप और आखिरी स्टेप आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है, जिस दिन एक्विजिशन हुआ है उस दिन आईएनए कितना था। तो आओ जरा मुझे जरा बताओ, आपने 1 अक्टूबर को 100% शेयर खरीद लिए तो एनसीआई खत्म ही हो गया, और 31 मार्च 2002 की आपको बैलेंस शीट दे रखी है, 2001 के अंदर ही आपने खरीदे हैं, ये तो और भी आसान हो गया भाई। 1 अप्रैल 01, 31 मार्च 02 और 1 अक्टूबर 01 को, ये क्या है, ये है डीओए। आपको आईएनए इस दिन का निकालना है, ध्यान रखना आपको आईएनए इस दिन का निकालना है, ठीक है जी। अब ये आपका डीओए गिवन हो गया। अब उसने आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है ये जरा मुझे बताओ। 31 मार्च को आपके पास रिजर्व्स कितने थे, 18,20,000 रुपए के, 18,20,000 के आपके पास यहाँ पर रिजर्व हैं, 18,20,000 के। और उसने क्या क्या बोला है, उसने आपको बोला है कि रिटेन अर्निंग जो XYZ की है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रही थी 3 लाख रुपए का, जिसमें से आपने डिविडेंड दिया है 1 नवंबर को, तो आपने डिविडेंड जब पे करा होगा एंट्री भी तभी डाली होगी, तो 1 नवंबर को 10% का आपका क्या है, डिविडेंड है। और जरा बताओ, कहता है उसने डिविडेंड P&L के अंदर रिकॉग्नाइज कर दिया, वहीं करना चाहिए था। फेयर वैल्यू ऑफ P&L प्लांट एंड मशीनरी 1 अक्टूबर को कितनी है, 20 लाख रुपए की है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है। तो अच्छा अभी प्लांट एंड मशीनरी कितने की आ रही है, अभी आ रही है 13,50,000 की। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर कितनी है, 13,50,000 की है। इसको जरा यहाँ पे लेकर आओ, कैसे लेकर आओगे, तो 13,50,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन अगर लग चुका है तो ये वैल्यू अपने आप में क्या है, 90% है। तो 13,50,000 डिवाइडेड बाय 90%, तो यहाँ पे वैल्यू कितने की होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी 15 लाख रुपए की।
फिर इस वैल्यू को यहां पे लेकर आओ। यहां कैसे लेकर आओगे सर? डेप्रिसिएशन माइनस करके। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 15 लाख का 10%, 16/12। 15 लाख का 10% इंटू 6/12, ये हो गया 75,000। तो 75,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कैरिंग वैल्यू कितने की आएगी? 15 लाख माइनस 75,000, 14,25,000। वो कहता है यहाँ पर वैल्यू कितने की हो गई? यहाँ पे वैल्यू हो गई 20 लाख रुपीज की। तो आपको रिवैल्यूएशन गेन कितने का हो गया? -20 लाख। आपको रिवैल्यूएशन गेन हो गया 5,75,000 का आपको रिवैल्यूएशन गेन हो गया। और बताओ और कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है? फॉलोइंग आर द इंक्रीज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑन 1 अक्टूबर। तो कहता है ये सब फेयर वैल्यू के अंदर चेंजेस आए हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वो कहता है इंक्रीज हुई है, देखो भाई इंक्रीज। तो लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू बढ़ गई, ये आपके लिए गेन हो गया। इन्वेंट्री की भी बढ़ गई, ये भी आपके लिए गेन हो गया। ट्रेड पेबल की बढ़ गई, ये आपके लिए रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। बट इस लॉस से आपको कोई सेविंग नहीं होगी क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन थोड़ा ना लगता है ट्रेड पेबल वगैरह पे। फिर उसके बाद इट में बी अज्यूम्ड दैट इन्वेंट्री स्टिल अनसोल्ड ऑन बैलेंस शीट डेट एंड ट्रेड पेबल आल्सो नॉट येट सेटल्ड। ठीक है। ऑल्सो अज्यूम्ड दैट अदर रिजर्व ऑफ बोथ द कंपनी वो सेम थे 1 अप्रैल को। तो अदर रिजर्व कितने थे इसके? कहाँ गया? 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पर भी कितने थे? ओपनिंग में भी कितने होंगे? 10 लाख होंगे। और उसने आपको ओपनिंग के रिजर्व नहीं दिए क्या? दे रखे हैं 3 लाख रुपए की। तो कितने हो गए? 10+3, 10+3 इज इक्वल टू 13 लाख रुपीज के रिजर्व यहाँ पर हो गए। 13 लाख रुपीज के रिजर्व यहाँ पर हो गए। और बताओ और क्या बात बोली है? ये भी होगी। कहते हैं सभी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को कंसोल में कर देना। ठीक है, ये भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सारी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने है। मुझे जरा एक छोटी सी बात बताओ, 11th क्लास में आपके मास्टर ने आपको क्या सिखाया था? नेट एसेट कैसे निकालते हो? ये एक बैलेंस शीट दे रखी है, इसकी नेट एसेट कैसे निकालते हो? मास्टर जी ने क्या सिखाया था? जरा मुझे याद कराओ। शेयर कैपिटल और रिजर्व, यही बैलेंस शीट होती है। उसने आपको बोला था, मास्टर जी ने बोला था, या तो बेटा एसेट माइनस लायबिलिटी कर देना या फिर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व ले लेना, आंसर सेम ही आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या निकालनी है? सिर्फ एक ही स्टेप है, आपको यहाँ पे नेट एसेट्स निकालनी है। तो अगर आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व ले लोगे तो आपकी नेट एसेट निकल करके आ जाएगी। शेयर कैपिटल आपको पता है कितने की है, वो उसने आपको दे रखी है 20 लाख रुपए की। तो मुझे जरा एक बात बताओ, 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल 1 अप्रैल को भी थी और कोई शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर जो है इशू नहीं हुई, तो 1 अक्टूबर को कितने की होगी शेयर कैपिटल? सर 1 अक्टूबर को भी 20 लाख की होगी। तो आपका पहला काम तो हो गया, 20 लाख की कैपिटल आपके पास पड़ी हुई है 1 अक्टूबर को ही। ये कब बताना है? 1 अक्टूबर को। क्यों 1 अक्टूबर को? क्योंकि 1 अक्टूबर आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन। अब आपको बस क्या निकालना है? रिजर्व निकालना है 1 अक्टूबर का। बस 11वीं का गणित लगाना है और कुछ नहीं लगाना। सर रिजर्व निकालने हैं 1 अक्टूबर के, तो कैसे निकाले? तो बेटा जो ये 13 लाख रुपीस कमा रखे हैं, ये भी 1 अक्टूबर तक एग्जिस्ट करते थे। हाँ सर करते थे। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो आपने पैसा कमाया होगा वो भी 1 अक्टूबर को एग्जिस्ट करता होगा। हाँ सर वो भी करता होगा। तो आओ जरा मेरे साथ साथ ये रेड वाला पोर्शन निकालते हैं। तो मैंने आपको कहा कि पहले ये निकालो कि कंपनी ने पैसा कितना कमाया है। तो आपने कहा कि सर उसके लिए तो हमें रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट देखना पड़ेगा कंपनी का, कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया है। कंपनी के पास ओपनिंग बैलेंस कितने का था? सर कंपनी के पास ओपनिंग बैलेंस था 13 लाख रुपीज का। उसके पास क्लोजिंग बैलेंस कितने का बचा हुआ है? सर क्लोजिंग बैलेंस है 18,20,000 रुपीज का। सर उसने पैसा भी बांट दिया। उसने कितना पैसा बांट दिया दोस्त? उसने डिविडेंड बांट दिया था 10%। तो 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख रुपए। सर 2 लाख रुपीज का डिविडेंड बांट दिया। सर ओपनिंग में था 13 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज का डिविडेंड बांट दिया और 18,20,000 क्लोजिंग में है। तो जरूर ही उसने नेट प्रॉफिट कितना कमाया होगा? सर उसने नेट प्रॉफिट कमाया होगा 7,20,000 रुपए का। अब ये नेट प्रॉफिट दोस्त कहां से कहां तक का है? ये यहां से यहां तक का है। तो क्या आप इसको बांट नहीं सकते कि इस पीरियड में कितना कमाया होगा? हाँ सर बांट सकते हैं। तो बस बांटो अप टू डीओए, आफ्टर डीओए, ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि 13 लाख कहाँ कमाया हुआ है? सर 13 लाख यही कमाया हुआ है जो 1 अक्टूबर से पहले था। तो ऑब्वियसली 1 अक्टूबर को भी एग्जिस्ट करता होगा। हाँ सर करता होगा। दिमाग लगाओ,
जब अगर 1 अक्टूबर की बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो कितने कितने रिजर्व्स लिखोगे बैलेंस शीट के अंदर? सर जो यहां तक चलते आ रहे थे वो सब लिखेंगे। तो 13 लाख तो चलता आ रहा था वो भी लिखोगे। फिर 7,20,000 में से आपने जो 6 मंथ में कमाए वो भी लिखोगे। तो अर्नड कितने, 720 का आधा कर दो ना, 3,60,000। 3,60,000। मुझे जरा बताओ डिविडेंड की एंट्री कब करते हो? सर जब पे करते हैं। तो डिविडेंड पे कब करा? सर नवंबर में पे करा। इस नवंबर वाले की एंट्री जरा मुझे बताओ। सर रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसका मतलब जो रिजर्व एंड सरप्लस कम हुए वो तो अक्टूबर के बाद कम हुए हैं, उससे पहले तो कम नहीं हुए, क्योंकि आपने एंट्री कब करी होगी? नवंबर के अंदर करी होगी। तो यानी कि अक्टूबर के बाद ही रिजर्व एंड सरप्लस कम हुए हैं, जब ये एंट्री बाद में करी है। तो इसका मतलब जो आपका डिविडेंड है उसने रिजर्व एंड सरप्लस को कम कब करा? एक्विजिशन के बाद कम करा। तो मुझे जरा बताओ 1 अक्टूबर तक कितने रिजर्व थे? 13 लाख प्लस 3,60,000। सर 16,60,000 के मेरे पास रिजर्व थे और 1,60,000 के मेरे पास रिजर्व थे उसके बाद। तो यानी कि 1 अक्टूबर तक कितने के थे और उसके बाद मैंने कितने के कमाए? 16,60,000 प्लस 1,60,000। उसके बाद मैंने 1,60,000 और कमाया और आज के दिन मेरे पास कितने पड़े हैं? 18,20,000। भाई इतनी सी बात थी, ये निकाल लिया तो काम खत्म हो गया। माइनॉरिटी सॉरी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ही नहीं आपके पास, तो आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो माइनॉरिटी ना सीए इंटर में होता तो वो मुंह पे रट जाता। एनीवे फिर आपको कुछ करनी है कंसोल एडजस्टमेंट। कंसोल एडजस्टमेंट ये क्या है भला है? भाई वो एडजस्टमेंट जो आप कंसोलिडेशन की वजह से कर रहे हो बट एक्चुअली में नहीं कर रखी किसी भी कंपनी की स्टैंड अलोन में। जैसे आप प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूएशन गेन बुक कर रहे हो, जो स्टैंड अलोन में नहीं कर रखे बट ड्यू टू कंसोलिडेशन करना पड़ रहा है, वो कितना है? वो है सर 5,75,000 का। उसके बाद आप और भी लॉसेस दिखा रहे थे ना, ये रे आपको लैंड एंड बिल्डिंग में 10 लाख का फायदा हुआ, इन्वेंट्री में 150 का और इसके अंदर 1 लाख का लॉस हुआ। तो ये सब आपको कंसोलिडेशन की वजह से करना पड़ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन गेन हो गया 10 लाख रुपीस का, इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन गेन हो गया 1,50,000 रुपीज का, 150 है ना, हाँ, और 1 लाख का लॉस हो गया ट्रेड पेबल में। ट्रेड पेबल में आपको लॉस हो गया 1 लाख रुपीज का। फिर उसके बाद क्योंकि आपको इसका डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है तो आपको सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा, सॉरी एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। वो लॉस, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितना है? सर ओरिजिनल डेप्रिसिएशन तो लगेगा 15 लाख का 10% 6 महीने के लिए 75,000। अब कितना लगेगा? रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सर ये लगेगा 20 लाख का 10% 6 मंथ्स के लिए, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज। तो 25,000 आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कितने का अमाउंट निकल करके आ जाएगा? 16,60,000 प्लस 5,75,000 प्लस 10 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 32,85,000। और 1,60,000 माइनस 25,000 ये निकल करके आता है 1,35,000। अब इसके अंदर नॉन कंट्रोलिंग का कुछ है ही नहीं, सारा आपका ही है। हाँ सर नॉन कंट्रोलिंग तो कुछ है ही नहीं, सही कह रहे हो आप। तो उसके बाद आप क्या निकालोगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बताओ इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं? सर इन्वेस्टमेंट उसकी बैलेंस शीट में कितने की आ रही? 34 लाख रुपीज। 34 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट आ रही है, एनसीआई है ही नहीं। तो नेट एसेट्स कितनी है? सर नेट एसेट आपने समझाया था, मैंने क्या 11th में भी सीख के आए हो कि शेयर कैपिटल 20 लाख और इसी दिन के रिजर्व भी ले लो। तो इस दिन के रिजर्व आपने कितने निकाले हैं? सर इस दिन के रिजर्व हमने निकाले हैं, कहाँ गया? अच्छा वो नीचे हो गया, 32,85,000 और 1,35,000। पेज गलत जगह इंसर्ट हो गया। 20 लाख प्लस 32,85,000। तो बताओ कितना आ रहा है? 32,85,000 प्लस 20 लाख 52 लाख
85,000। तो बताओ कैपिटल रिजर्व आ गया कितने रुपए का, 18,85,000 का कैपिटल रिजर्व आ गया। और कुछ आपको निकालना नहीं है, मैं कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस आपका निकाल देता हूँ। पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बनाएंगे, मोटी बाकी सारी चीजें निकलवा देंगे। बताओ होल्डिंग के कितने हैं रिजर्व, होल्डिंग के हैं सर 24 लाख प्लस 5,72,000। 24 लाख, सॉरी 29,72,000। फिर उसके बाद पोस्ट प्रॉफिट्स कितने कमाए, और कैपिटल रिजर्व तो है 18,85,000, और आपने पोस्ट प्रॉफिट्स कितने कमाए, अरे नीचे से देखेंगे 1,35,000। तो कितना आ रहा, प्लस 1,35,000 प्लस 18,85,000, तो ये निकल कर आया 49,92,000। 49,92,000। आओ जरा आंसर भी टैली कर लो। अच्छा ये तो हमने मिलाया नहीं, ये ए बी, ये आप देख लेना। हाँ जी ए और बी, ठीक है। आओ जरा अब इसका आंसर भी टैली कर। 49,92,000, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कैपिटल रिजर्व भी ठीक हो गया। बाकी चीजें निकलवा लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इधर आओ, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग आएगी 100% सब्सिडरी है, बस आपको इसको जोड़ना है। 15 प्लस 18 प्लस आपका रिवैल्यूएशन गेन कितना था लैंड एंड बिल्डिंग पे, 10 लाख रुपीज का, प्लस 10 लाख, तो 15 प्लस 18 प्लस 10, 43 लाख रुपीज की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आएगी। 43 लाख रुपीज की। प्लांट एंड मशीनरी कितने का आएगा, 24 प्लस 13.5, 24 प्लस 13.5। और आपने क्या क्या एडजस्टमेंट करी है सर, हमने एक तो रिवैल्यूएशन गेन बुक करा 5.75 का, और एडिशनल डेप्रिसिएशन 25 का, प्लस 5.75 माइनस 0.25, तो 24 प्लस 13.5 प्लस 5.75 माइनस 0.25, वो भी 43 आएगा। तो वो भी आपका 43 आ गया। इन्वेंट्री के अंदर आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और 1.5 लाख बढ़ा देने हैं। तो 12 प्लस 3.64 प्लस 1.5, तो 17.14 हो गया आपका। ये इन्वेंट्री 17.14 हो गया। और क्या है, और आपका था ट्रेड पेबल, तो 4.71 प्लस 1.74 प्लस 1, 7.45, 7.45 ये ट्रेड पेबल हो गया भाई। इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, चाहे ईश्वर वाला जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है जिसके अंदर ईश्वर ही याद आ जाते हैं, वो भी कर लेना इस तरीके से। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना कि हमें रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी निकालनी है करेक्ट 1 अक्टूबर को, तो उसके अंदर गलतियां कर रखी हैं तो उसको ठीक करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी इशू करती है 10,000 कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 1 अप्रैल को 150 रुपए के हिसाब से। द रेट ऑफ डिविडेंड इज 10% पेबल एवरी ईयर। द प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेबल इनटू 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो भाई आपको फिक्स नंबर में देने हैं, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल आपका पेमेंट जो है वो फिक्स इक्विटी के अंदर है तो इक्विटी हो गया, और क्या कहते हैं डिविडेंड क्यूमुलेटिव है तो ये लाइबिलिटी हो गया। तो जहां पर भी लाइबिलिटी और इक्विटी मिल गए तो ये क्या हो गया, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसने कहा है कि विदाउट कन्वर्जन 15% का रेट है, इसी से आपको लाइबिलिटी कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे जरा बताओ लाइबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकालोगे, कितने रुपए की पेमेंट करनी है। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 150 रुपए के हिसाब से, इसका 10% 1,50,000 आपको देना है। तो 1,50,000 आपको देना है इनटू प्रेजेंट वैल्यू, एन्यूटी फैक्टर आपको लेना है कितने का, 15% का, 15%, और 5 सालों का लेना है। तो 1/1.15, 1 2 3 4 5 ग्रैंड टोटल इनटू 8 लाख, तो ये निकल कर आया 502,823, 502,823। और इक्विटी कंपोनेंट कितना निकल कर आ जाएगा, टोटल प्रोसीड्स कितने की हैं, 15 लाख रुपीज की टोटल प्रोसीड्स हैं, वो माइनस कर दोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 9,97,177।
ये आपका इक्विटी कंपोनेंट निकल करके आ गया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है 30,000 की, तो ये आपको अपोर्शन करनी पड़ेगी। मुझे जरा बताओ, लाइबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट इन दोनों का टोटल कितना है? 15 लाख रुपीस का इनका टोटल है। इक्विटी कंपोनेंट हुआ 9,97,177 और लाइबिलिटी कंपोनेंट हुआ 502,823। ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 30,000 रुपीज की। अब इस 30,000 को इन दोनों की रेशियो में बांटना है। 30,000 डिवाइडेड बाय 15 तो 2% हो जाएगा। 502 कर ही देते हैं भाई, 15 लाख इंटू 502,823 10056 10056 30,000 माइनस 10056 ये होता है 19,944। तो 502,823 माइनस 10056 तो ये निकल कर आया 492,767 और 997,177 माइनस 19,944 ये निकल करके आया 977,233। ये आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे और ये निकल कर आया 14,70,000। अब आप ये रिकॉग्नाइज करके चलोगे अपनी जनरल एंट्री में। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है भाई? एक बात बताओ, अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो आपने 1 2 3 4 और 5 आपने 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख और 1.5 लाख और 1.5 लाख आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू करी 15% पे और वो निकल करके आई 502,823 यही निकल करके आई थी। लेकिन आप लाइबिलिटी कितने पे दिखा रहे हो? अच्छा ये आपने 15% पे करी थी, ठीक है जी। आप लाइबिलिटी दिखा रहे हो 492,767 की। तो यानी कि मैथमेटिकली अगर मैं इन सभी की 15% पे प्रेजेंट वैल्यू करूं तो वो 492 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो 502 के बराबर है, वो इसके बराबर नहीं आएगा। हेंस यू नीड टू कैलकुलेट EIR, एक ऐसा रेट जो इनकी प्रेजेंट वैल्यू को, मतलब उस रेट का यूज करके जब आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू करो तो वो किसके बराबर आ जाए? 492 के बराबर आ जाए। उसे ही आप क्या बोलते हो? EIR, IRR या जो भी आपने नाम दे रखा है वो आप बोलते हो। तो वो आपको निकालना पड़ेगा। अब वो उसने सवाल में आपको निकाल करके पहले से ही दे दिया है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आपकी मेहनत बच जाए 15.86%। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको जरूरत क्यों है EIR की, क्यों उसने दे रखा है। भाई आपको पता होना चाहिए ना कि कल को ना दे तब आप 15% से करा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको इसलिए जरूरत है क्योंकि वो 15% से ये वैल्यूज कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ये वैल्यूज कभी भी बराबर नहीं हो सकती 15% से, क्योंकि वो 502 के बराबर आएंगी। तो यही ऐसे तो आपने निकाला है 502, बट आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो लाइबिलिटी को 492 पे। तो देयरफॉर यू नीड टू कैलकुलेट द रिवाइज रेट which is 15.86%, which is your EIR। अब आप इसके हिसाब से काम करोगे अपनी लाइबिलिटी के लिए। तो आप पहली एंट्री क्या करोगे? आप पहली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 14,70,000 टू लाइबिलिटी कंपोनेंट और टू इक्विटी कंपोनेंट जो आपने यहां निकाले थे ये वाले। मैं आपको सॉल्यूशन से ही करा दूं। जर्नल एंट्री ये रहा 1470 लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट। फिर उसके बाद जब आप फाइनेंस कॉस्ट बुक करोगे लाइबिलिटी कंपोनेंट पे, जो कि कितना है, जो कि है 492, तो 492,767 पे अब आप क्या लोगे? EIR। आपको रीजन आई होप क्लियर हो गया होगा कि वाई EIR 15.86%। तो 492,767 इंटू 15.86% ये हो गया आपका कितना? 78,153। तो इतने की फाइनेंस कॉस्ट आप बुक करोगे 78,153, और पेमेंट तो आप 1.5 लाख की ही करोगे। और इसी के बेसिस पे ये स्केड्यूल बनेगा। ये किस पे बना है? ये 15.86% जो आपका EIR है उस पर बना है, नॉट 15। आप आई होप आपको रीजन क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों है। ठीक, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं करना, आपको जनरल एंट्री करनी है, वो आप कर दोगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। एनीवे, एन एंटिटी हैज टेकन अ लोन फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक दैट हैज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड
ऑफ 9 मंथ के अंदर आपको उसको रीपे करना है फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। प्रायर टू द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंटिटी एंड द बैंक एंटर इनटू एन अरेंजमेंट whereby existing outstanding loan will unconditionally roll into new facility which expire after a period of 5 years। तो वो कहना चाह रहा है कि ये आपका ईयर एंड है, यहाँ पे आपने लोन ले रखा है जो यहाँ से 9 मंथ के अंदर रिपेबल है, यानी कि करंट है। अच्छा, इससे पहले ही यहाँ पर आपने बैंक के साथ एक अरेंजमेंट कर लिया, जो एक आपने अरेंजमेंट कर लिया जो इस 9 महीने को किस में कन्वर्ट कर देगा, 5 इयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो हाउ शुड द लोन बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट? तो क्योंकि 31 मार्च के अंदर अब लोन 9 की जगह 5 इयर्स रीपेबल होगा, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी दिखेगा। विल द आंसर बी डिफरेंट द न्यू फैसिलिटीज अग्रीड अपॉन आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड? हाँ जी, अगर रोल ओवर आपने यहाँ पे लिया होता तो इस दिन आपके पास जो लोन होता वो रीपेबल होता इन 9 मंथ पीरियड, तो देयरफॉर उसके लिए आपको उसको करंट लायबिलिटी की दिखाना पड़ता। विल द आंसर बी ए टू डिफरेंट इफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज फ्रॉम वन बैंक एंड द न्यू फैसिलिटी फ्रॉम अनदर बैंक? हाँ जी, ये भी इससे भी फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि मान लो ये बैंक ए था जिससे आपने लोन ले रखा था और बैंक बी से आपने फैसिलिटी ले ली, लेकिन बैंक ए के लिए आपकी लायबिलिटी अभी भी है, तो देयरफॉर वो लायबिलिटी रहेगी करंट। Will the answer be A to different the new facility is not yet tied up with the existing bank but the entity has the potential to refinance the obligation? हाँ जी, इसमें भी आंसर डिफरेंट हो जाएगा। इसमें भी वो क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी, बिकॉज इस दिन अभी भी वो 9 मंथ पेबल ही है। On 1 January 2002, the director of Johnson decided to terminate production of one of its company division. The decision was publicly announced on 31 जनवरी। एक्टिविटी ऑफ द डिवीजन को ग्रेजुअली उन्होंने क्लोज करना शुरू कर दिया। एज ऑन 31 जनवरी द डायरेक्टर प्रिपेयर द फॉलोइंग एस्टिमेट। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? ये हो रहा है रीस्ट्रक्चरिंग। क्या हो रहा है? रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है इन डेज 37 के अंदर। तो रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर आप रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट का प्रोविजन लेते हो, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? वो सिर्फ वो वाली कॉस्ट होती है जो रीस्ट्रक्चरिंग से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, उन एक्टिविटी से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है जो सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के लिए या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शन गलत बोल रहा हूँ, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ही यूज हो रही है। जैसे रिडंडेंसी की कॉस्ट है, भाई एम्प्लॉइज को निकालना है, 2 मिलियन का खर्चा लगेगा, फर्दर 8 लाख रुपए का खर्चा होगा रीट्रेनिंग का। अब रीट्रेनिंग रीस्ट्रक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, रिडंडेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि आप एम्प्लॉइज को निकाल दोगे, बट रीट्रेनिंग का खर्चा डायरेक्टली, रीट्रेनिंग की एक्टिविटी रीस्ट्रक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो देयरफॉर 8 लाख इसके प्रोविजन के अंदर नहीं जाएंगे, इसके प्रोविजन के अंदर जाएंगे कितने, 2 मिलियन। ठीक है, अच्छा, हु विल बी अफेक्टेड बाय द रीट्रेनिंग जो है जुलाई के अंदर बिगिन होगी। लेटेस्ट एस्टिमेट जो है रिडेंडेंसी का कितना है, 1.9 मिलियन, जिसकी, और रीट्रेनिंग का कितना है 8.5। तो आप ऑब्वियसली 1.9 मिलियन ही लेके चलोगे, 8.5 तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी एक्सपेक्टेड कैरिंग वैल्यू कितनी है, 8 मिलियन की है, उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 1.5 मिलियन का। भाई इसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की थोड़ा ना गलती है कि आपके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिर गई, तो ये भी इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा, बट ये रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में नहीं जाएगा। द डिवीजन इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स टू अ कस्टमर फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। It will be necessary to pay compensation of 6 lakh to his customer. The compensation actually paid कितने हैं, 5,50,000 on 31st of May। तो भाई साहब ये जो एस्टिमेट है ना चेंज हुआ है अप टू फाइनेंशियल ऑथराइजेशन तक, वो आपको कंसीडर करना होता है। इंडेक्स 37 बोलता है साफ साफ कि आपको वो कंसीडर करना होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, किस वजह से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि आप कंपनी के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, तो ये भी रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा। The decision will make operating losses of 3 lakh per month in the first 3 months and 2 lakh। तो ऑपरेटिंग लॉसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। द डिवीजन ऑपरेट फ्रॉम अ लीज होल्ड प्रीमाइसेस। द लीज इज अ नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीज जिसकी अनएक्सपायर्ड टर्म कितनी है, 5 सालों की है। एनुअल लीज रेंटल कितना देना है, 15 लाख रुपए का देना है। और लैंडलॉर्ड नॉट प्रिपेयर टू डिस्कस अर्ली टर्मिनेशन, वो बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे 15 लाख चुपचाप देते रहना, बाहर में जाओ तुम्हारी रिकंस्ट्रक्शन रीस्ट्रक्चरिंग को लेते हुए। So following the closure of it is estimated Johnson would be also sublet the property from 1st of October। और उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे पहले 6 महीने पीरियड में। फर्स्ट 6 मंथ का ही किराया है ये 3 लाख रुपए, और फिर 5 लाख रुपए आपको एनुअली मिलेंगे 24 से लेके 27 तक। और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है। अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर टू इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन टू द क्लोज ऑफ डिवीजन ऑफ जॉनसन लिमिटेड। तो भाई साहब इस कॉस्ट का आपको नेट लेना पड़ेगा। तो आप 15-15 लाख रुपए की कॉस्ट इनकर करोगे,
फॉर 5 ईयर, तो 5 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 4.32 32। तो 15 इंटू 4.32 ये निकल करके आया 64.8। और ये आपकी कॉस्ट होगी और आप इसमें से रिकवरी भी करा लोगे। सर रिकवरी किस किस की करा लोगे आप? एक तो किराया खाओगे 6 महीने का 3 लाख रुपए का, तो 0.3 मिलियन ये हो गया। और इसका फैक्टर कितना है 0.95, 0.95, 0.3 इंटू 0.95, तो ये हो गया 0.285। और उसके बाद आप फिर से किराया खाओगे 5 लाख रुपीज का। अब इसका आपको एन्युटी फैक्टर लेना पड़ेगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे खड़े हो 3 लाख का किराया यहाँ खा लोगे, और फिर उसके बाद यहाँ से 1 2 3 कितने सालों तक का खाना है? 4 5 6 7, 4 साल होगा। हाँ, तो यहाँ पे भी 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख, और यहाँ पे भी 5 लाख। तो इस पे कौन से सेकेंड ईयर का फैक्टर लगाओगे? इस पे थर्ड, इस पे फोर्थ, इस पे फिफ्थ। तो प्रेजेंट रेट कितना दे रखा है उसने 5%। तो 1/1.05, 1 2। तो यहाँ पे फैक्टर लगेगा 0.91, यहाँ पे लगेगा 0.86, यहाँ पे लगेगा 0.82, और यहाँ पे लगेगा 0.78। तो ये कितना हो गया 0.91 प्लस 0.86 प्लस 0.82 प्लस 0.78। तो ये निकल करके आ गया आपका 3.37 इंटू 5, तो ये 16.85, 16.85 ये हो गया 3.37। तो आपकी नेट कॉस्ट आई 64.8 माइनस 0.285 माइनस 16.85, तो ये निकल करके आई 47.665 मिलियन। इतने रुपए का आप रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से खर्चा लेके जाओगे। तो आओ जरा, हमने इसका भी आंसर नहीं मिलाया था ना। आओ, द लोन इज नॉट ड्यू फॉर रीपेमेंट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। उसको आप क्लासिफाई करोगे एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। आंसर विल बी डिफरेंट, असेसमेंट आपको करनी पड़ेगी, और लोन को क्लासिफाई करोगे करंट, लोन क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी, और उसके बाद लोन क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी। तो एक नॉन करंट है, बाकी सारे करंट है। तो हमने भी क्या बोला था, एक एनसीएल है, बाकी सीएल 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 है। क्वेश्चन नंबर 3, रिटेंजेंसी जो है 1.9 मिलियन एक बेस्ट एस्टिमेट है। अच्छा, फॉलोइंग चेंजेस शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट are authorized for the issue. Change in estimate of the reporting data are taken into account. वो कहता है no change in necessary for the retraining cost, क्योंकि वो एक तो इनकर भी नहीं हुई और दूसरा वो रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन का पार्ट भी नहीं। तो 1 2 के अंदर आपकी जो रीट्रेनिंग की कॉस्ट है वो पीएनएल में क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो 1 2 के अंदर इनकर नहीं हुई। बट मैंने आपको दोनों तरीके से कराया कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग का क्या पार्ट है और नॉर्मल क्या है। तो वो वैसे ही 1 2 के अंदर इनकर नहीं हुई तो पीएनएल के अंदर वैसे ही नहीं जाएगी। फिर वो इम्पेयरमेंट की बात करता है, वो कहता है कि इम्पेयरमेंट 6.5 मिलियन का है, ऑल्दो नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, द डिसीजन ऑफ द रीस्ट्रक्चर बिफोर द ईयर एंड मींस रिलेटेड एसेट नीड टू बी रिव्यूड फॉर इम्पेयरमेंट। तो इस केस में तो जो रिकवरेबल अमाउंट है इतना ही है, लेकिन आपको इम्पेयरमेंट तो चार्ज करना पड़ेगा। रिटर्न डाउन रिजल्टिंग चार्ज कितना आएगा 6.5 मिलियन का इनकम स्टेटमेंट में। तो हमने भी आपको यही बताया था कि भाई साहब 1.9 मिलियन जो है आपका रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से है, 8.5 लाख नॉर्मल पीएनएल के अंदर खर्चा जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से नहीं जाएगा। बट क्योंकि ये खर्चा हुआ कब है, बिगिन हुई है जुलाई 2002 में, और आप कब की बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो 31 मार्च की। आपको खर्चा कब का निकालना है? 31 मार्च 2002 का निकालना है ना। तो इसका मतलब 8,50,000 तो जुलाई के अंदर इनकर हुए हैं। यहाँ का आपको खर्चा निकालना है, खर्चा ही यही हुआ है, तो ये तो इस साल के पीएनएल के अंदर जाएगा। यहाँ पे इसका प्रोविजन यहाँ पे नहीं बनेगा एज ए रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। ये मैं बोल रहा था इंड एस 37 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है टुवर्ड द रीस्ट्रक्चरिंग। तो 8.5 लाख रुपए का जो प्रोविजन है वो यहाँ पर नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, वो इस साल का खर्चा है। फिर उसके बाद इंपेयरमेंट आपकी कब हुई है? वो तो 31 मार्च को ही हुई है, वो तो नॉर्मल इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली जाएगा। वही बात इन्होंने भी यहाँ पर पे लिखी हुई है। फिर उसके बाद अगला जो कॉम्पनसेशन है 5.5 लाख रुपए की, वो आपको रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में लेनी ही पड़ेगी एस्टिमेट के उसके अंदर।
जो आपका बैलेंस शीट की ऑथराइजेशन से पहले तक का है, तो 0.55 मिलियन आपको लेना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेम प्रिंसिपल अप्लाइड जो रिडेंडेंसी के लिए, रिडेंडेंसी के लिए क्या प्रोविजन था, पढ़ लेते हैं। एस्टिमेट ऑफ रिडेंडेंसी कॉस्ट 1.9 मिलियन एक बेस्ट एस्टिमेट है ऑफ द एक्सपेंडिचर एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथराइज फॉर इशू। तो जब वो ऑथराइज फॉर इशू होंगी उसके लिए, तो होता बेसिकली क्या है ना कि आपने जैसे यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग करा, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू हो रही है, तो रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उन एक्टिविटीज से जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उसका प्रोविजन आपको बनाना पड़ता है यहाँ पर उन बेस्ट एस्टिमेट का। तो उसकी मैं बात कर रहा था। तो इम्पेयरमेंट आपका वहां चला गया और वो कहता है कि भाई 0.55 मिलियन जो है आपका बेस्ट एस्टिमेट है, इसलिए आप 0.55 मिलियन को लेकर के चलोगे। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस जो हैं वो तो नॉर्मल आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट ही बनेंगे, उसका कोई प्रोविजन नहीं बनेगा और वो नेक्स्ट ईयर के हैं। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस जो हैं वे ऑपरेटिंग लॉस पर मंथ इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ 2-3, और आप वैसे भी 31 मार्च 2 की बात कर रहे हो तो वो 2-3 में कितने हैं, 3 लाख पर एनम, और 2 लाख पर एनम कितने हैं, वो द नेक्स्ट मंथ ऑफ 2-3। तो ये वैसे भी फ्यूचर ईयर्स के अंदर है, ये उस साल में जब जो भी एक्चुअल पिक्चर आएगी वो आपका पीएनएल दिखा देगा, इसका आपको कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद लीजोल प्रेमाइसेस में आपने कितना निकाला प्रोविजन, 47.665, ये आपको बनाना पड़ेगा। 47.665 कहाँ गया भाई, 4.51 मिलियन क्यों आ रहा, कुछ गलती कर दी क्या हमने। 15 इंटू 4.32 तो करना है। अच्छा 1.5 मिलियन है, ओ माय गॉड मिलियन है। 1.5 इंटू 4.32 तो 6.48 माइनस 0.285 माइनस 16.85, तो ये निकल कर, अच्छा ये भी फिर 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 इंटू 3.37, ये हो गया 1.685। वो 15 लाख के चक्कर में गड़बड़ हो गई, तो 6.48 माइनस 0.285 माइनस 1.685, ये हो गया 4.5। चलो जी मैंने ठीक कर दिया, तो 4.51 इज योर आंसर। वो मैंने गलती से 15 लाख लिख दिया था तो उसमें गड़बड़ हो गई, तो वो तो कोई बात नहीं। अब छोटे तो इतनी छोटी छोटी चीजें होती रहती है बड़े बड़े शहरों में। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, वो एक्वायर करती है 30 सितंबर को 70% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ मार्क लिमिटेड। तो ये एक कंपनी है मार्क लिमिटेड और एक कंपनी है ग्लोबल लिमिटेड, और 70% शेयर उसके पास है। इसके पास है ग्लोबल, तो ये इंडियन कंपनी है, ये आईएनआर में डील करेगी। और ये कौन सी कंपनी है, जर्मनी के अंदर है। ग्लोबल की रुपी है और जर्मनी वाली की कोई और होगी, यूरो होगी, यूरो। फेयर वैल्यू जो ऑफ नेट एसेट कितनी है, 23 मिलियन यूरो, एंड द परचेज कंसिडरेशन इज 75.5 ऑन 17 सितंबर। तो 17.5 दिया और बदले में क्या मिला, 23 का 70%, 16.1 बदले में मिला। तो आपने गुडविल कितने की दिखाई, माइनस 16.1, तो 1.4 मिलियन की क्या आ गई आपकी गुडविल, ये यूरो है। अगर वो रुपीज में पूछे तो इंटू 84 कर दो, इंटू 84, 117.6, तो ये क्या होगा 1.4 इंटू 84, 117.6, 31 मार्च को। और जिस दिन एक्वायर करा है उस दिन 82 इंटू 1.4, 114 ये है 31 मार्च को, और 30 सितंबर को 114.8। जो आप रिकॉग्नाइज करोगे 31 मार्च को, व्हेन एनसीआई इज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। अगर आप एनसीआई प्रोपोर्शनेट लोगे तब भी यही आएगा 1.4 मिलियन। मार्क लिमिटेड सोल्ड करता है गुड्स कॉस्टिंग 2.4 मिलियन यूरो टू ग्लोबल लिमिटेड फॉर 4.2 मिलियन यूरो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। एक्सचेंज रेट कितना है, 83 यूरो का जब डेट ऑफ परचेज के टाइम पे, और मार्च के अंदर हो गया 84। तो एक बात जरा बताओ, ये है ग्लोबल, इसकी करेंसी क्या है INR, और ये क्या है, ये है मार्क, इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है यूरो। अब मार्क ने माल बेचा 2.4 मिलियन का, ग्लोबल को 4.2, तो ये सेल बुक करेगा, ये सेल बुक करेगा डेटर्स 4.2 इंटू जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन रेट कितना था 83, ये 83 के हिसाब से सेल बुक कर लेगा।
और 2 सेल्स 4.2 इंटू 83, और ये क्या बुक करेगा, ये बुक करेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने हैं इसके लिए, 2.4 इंटू 83 टू इन्वेंट्री, 2.4 इंटू 83, ये 8.3 नहीं है 83 है, ठीक है, इंटू 83। ये क्या करेगा, ये अपनी वो परचेज बुक करेगा, तो इन्वेंट्री डेबिट, ये कितने से दिखाएगा, ये कहेगा भाई 4.2 का माल खरीदा है 83 के हिसाब से, टू सन्ड्री क्रेडिटर 4.2 इंटू 83। अब क्लोजिंग रेट हो गया 84। अब इसके लिए तो ये क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है ही नहीं, क्योंकि यूरो है और ये यूरो में डील करेगा। अरे यार शिट, क्या कर रहा हूँ आज, ये तो 4.2 मिलियन ही रखेगा ना, इसको क्या लेना देना, ये तो ग्लोबल है ना 2.4। तो इसके लिए तो कोई एक्सपोजर है ही नहीं, ये तो कहेगा भाई मेरे को 4.2 मिलियन आज भी लेना है, कल भी लेना है, परसों भी लेना है, इसके लिए एक्सपोजर है, तो ये रीसेट करेगा। ये जब रीसेट करेगा तो क्या एंट्री डालेगा, ये डालेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि रेट हो गया 84 का, तो 4.2 ये इतने का खर्चा बुक कर देगा। अब इसके क्रेडिटर्स कितने के आ रहे हैं, इसके क्रेडिटर आ रहे होंगे 4.2 इंटू 84, उसके आ रहे होंगे 4.2, और वो जब आपको बैलेंस शीट देगा फॉर कंसोलिडेशन, तो आपको बैलेंस शीट के आइटम इनटू क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करके देगा, और डेटर और क्रेडिटर आपके कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्सचेंज लॉस P&L के अंदर एज इट इज पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली जो से क्या कहते हैं, जो सेल्स है और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये आप काट दोगे क्योंकि ग्रुप लेवल पे कुछ हुआ नहीं। इन्वेंट्री के ऊपर जो भी आपका क्या कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट है, वो भी आप एलिमिनेट कर दोगे। तो मुझे जरा बताओ इन्वेंट्री के ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा। आपकी इन्वेंट्री 83 के हिसाब से आ रही है 4.2, और उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, 4.2 माइनस 2.4, 1.8 का उसने प्रॉफिट कमाया है, और आपकी इन्वेंट्री 83 के हिसाब से आ रही है, तो इसके अंदर 1.8 भी तो 83 के हिसाब से ही शामिल है। तो आप 1.8 इंटू 83, 149.4 जो है एलिमिनेट कर दोगे अपने इन्वेंट्री से एज अ अनरियलाइज प्रॉफिट। तो गुडविल आ गई आपकी, जो हमने निकाली थी 1.4 मिलियन की। कहाँ गया, गुडविल कहाँ निकाली थी, 1.4 मिलियन की। 31 मार्च को 117.6 और सितंबर में 114.8। 31 मार्च को 117.6 और सितंबर के अंदर तो 114.8 ही आएगी, कोई इन्होंने निकाली नहीं है, हमने सीधा हम दोनों रेट की निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आएगा, 149.4 का आपका अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा, 149.4 का आपका अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अंकिता होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन ग्रांट करती है 100 शेयर टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉय ऑन 1 जनवरी। द एम्प्लॉय शुड रिमेन इन सर्विस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। द शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर कंपनी की अर्निंग, भाई ये अंडरलाइन करो, अर्निंग, अगर कंपनी की अर्निंग, अगर कंपनी की अर्निंग, तो इसका मतलब जो ये कंडीशन है ये क्या है सर, ये नॉन मार्केट कंडीशन है। अगर ये नॉन मार्केट कंडीशन है तो ये फेयर वैल्यू को इम्पैक्ट नहीं करेंगी, ये आपके एक्सपेंस जो आप रिकॉग्नाइज करते हो उसको इम्पैक्ट करेंगी, चाहे उसकी ड्यूरेशन हो या उसके नंबर ऑफ ऑप्शन हो, तो ये उसको इम्पैक्ट करके चलेगी रेदर देन फेयर वैल्यू। तो ये जो फेयर वैल्यू है ये विदाउट कंसिडरिंग दीज निकाल रखा होगा, जिस भी फेयर वैल्यूअर ने ये वैल्यू निकाली होगी ना, जो भी फॉर्मूला लगाया होगा उसके अंदर उसने इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करा होगा, क्योंकि ये नॉन मार्केट बेस्ड है। फिर इन 2001 अर्निंग जो है 10% से बढ़ जाती है, 29 एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, ठीक है, और कंपनी को लगता है कि 2002 के अंदर वो वेस्ट हो जाएंगे। तो यानी कि अब कंपनी को क्या लग रहा है कि सिर्फ 2 साल का ही पीरियड है, सिर्फ 2 इयर्स का ही पीरियड है, तो आप खर्चा 2 साल में बांट दोगे। कंपनी को फिर ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट एडिशनल 31 एम्प्लॉय भी निकल जाएंगे, तो 20 आप क्या करोगे, मैं कर दूं क्या यहाँ पे, ईयर 1, ईयर, पेज इंसर्ट कर ले, हाँ सर पेज इंसर्ट कर लो। तो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 आपके एम्प्लॉयज कितने हैं, 100 आपके एम्प्लॉयज हैं, और आपके एम्प्लॉयज छोड़ के कितने चले गए, 29 छोड़ के चले गए, 31 आपको अभी भी लग रहा है छोड़ जाएंगे, तो लो जी 29 चले गए, 31 और लग रहा है छोड़ जाएंगे, तो कितने बच गए,
100 माइनस 29 माइनस 31, आपके पास 40 एम्प्लॉय बच गए। कोई एम्प्लॉय थे ना, सॉरी 100 शेयर दिए थे, 500 एम्प्लॉय थे। 500 माइनस 29 माइनस 31, 440 एम्प्लॉयज आपके पास बच गए। आज पता नहीं क्या हो रहा है, डेटा गलत उठ रहा है बार बार। 440 एम्प्लॉय जो हैं आपके पास बच गए। और आप एक एम्प्लॉय को कितने दोगे, 100 शेयर आप एक एम्प्लॉयज को देते हो। तो आप 440 इंटू 100, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 122 की इसकी फेयर वैल्यू है, इंटू 122, तो आप 53,68,000 का खर्चा ये 2 सालों में बांटोगे। तो इस साल आप रिकॉग्नाइज करोगे 26,84,000। नेक्स्ट ईयर 500 में से 29 तो छोड़ के चले गए, तो बचे कितने बताओ जी। छोड़ के चले गए मतलब कंपनी छोड़ के चले गए, ठीक है। 500 मतलब 29, 471 एम्प्लॉय जो थे वो बचे। अब उसने आगे क्या बोला आपको, रिसीव द एट द एंड ऑफ कंपनी की अर्निंग 18% से ही बढ़ी और 20% से बढ़नी चाहिए थी। तो यहाँ पे भी काम हो गया खराब। तो अब कितने का हो गया, अब वो 3 साल का हो गया। तो फ्रॉम दिस ईयर आप कितने का पीरियड लेके चलोगे, 3 इयर्स का पीरियड लेके चलोगे। Therefore, share did not vest. Only 29 employee left during the year 2002. यहाँ पे भी 29 एम्प्लॉय और छोड़ के चले गए। और आपको क्या लगता है कि एडिशनल 23 और छोड़ के चले जाएंगे, एडिशनल 23 और छोड़ के चले जाएंगे, -29 -23, तो 419 ये हो गया इंटू 100, और ये हो गया 122 इंटू 100 इंटू 122। तो ये निकल करके आया 51,11,800, 51,11,800। अब ये 3 सालों का खर्चा है, जिसमें से 2 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं। डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो ये हो गया 3407,867। अब इसमें से आप 26,84,000 ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो, माइनस 2684 या ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो। तो आप और कितना रिकॉग्नाइज करोगे, 723,867 आप और रिकॉग्नाइज करके चलोगे। फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में 29 एम्प्लॉय जो थे वो लेफ्ट करके चले गए कंपनी को। अब कितने बचे होंगे, अब बचे होंगे ये 471 माइनस 29, अब बचे होंगे 442। और कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, 21 ना, 21 एम्प्लॉय जो थे वो छोड़ करके चले गए। एक्सपेक्टेशन की बात नहीं आएगी क्योंकि ये लास्ट है, -21। तो 421 आपके पास बचे। एक को मिलने हैं 100 शेयर और एक की फेयर वैल्यू है 122। में फेयर वैल्यू नहीं छेड़ रहा, क्यों, क्योंकि इक्विटी सेटल्ड है। तो 421 इंटू 100 इंटू 122, 51,36,200। कितना आ गया, 51,36,200 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, तो ये कितना नहीं आ गया, 51,36,200। आप ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हो, 34,07,867 आप ऑलरेडी कर चुके हो, माइनस 34,07,867, तो 17,28,333 आप इस साल का और खर्चा बुक करके चलोगे। तो जरा आओ आंसर भी मिला लेते हैं। तो 26,84, 723,867, 26,84, 723,867 और 17,28,333, 17,28,333। चलो जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सन लिमिटेड एक्वायर करता है सॉफ्टवेयर अर्थ लिमिटेड से। तो आओ जरा, ये है सन और ये है अर्थ। सॉफ्टवेयर उसने खरीदा सन ने, तो सन के पास क्या आएगा, सन के पास डेबिट होगा सॉफ्टवेयर, और इसके पास क्या क्रेडिट होगा, इसके पास क्रेडिट होगा सॉफ्टवेयर। और उसने बदले में क्या दिया है, टेलीकॉम लाइसेंस। तो ये क्रेडिट क्या करेगा, ये करेगा टू टेलीकॉम लाइसेंस, और ये क्या डेबिट करेगा, टेलीकॉम लाइसेंस डेबिट करेगा। अच्छा, टेलीकॉम लाइसेंस कितना आ रहा है किताबों में, 5 लाख रुपए का आ रहा है, और सॉफ्टवेयर कितना आ रहा है किताबों में, 10,000 का आ रहा है। तो ये 5 लाख रुपीज से हटा देगा और ये सॉफ्टवेयर 10,000 से हटा देगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद जनरल एंट्री आपको पास करनी है। फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर कितनी है, 5,20,000, और फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस कितनी है, 5 लाख। अब दोनों फेयर वैल्यू दे रखी है,
तो बताओ क्लियरली एविडेंट कौन सी है? सर पता नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो जो सॉफ्टवेयर जो जो एसेट दिया जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू यूज करो। अगर क्लियरली एविडेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो एसेट कौन सा दिया जा रहा है? सन एसेट दे रहा है टेलीकॉम लाइसेंस, तो ये यूज करेगा फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस, तो ये दिखाएगा कितने पे? 5 लाख रुपए पे। और ये कौन सी एसेट दे रहा है? अर्थ। अर्थ दे रहा है सॉफ्टवेयर, तो वो फेयर वैल्यू यूज करेगा सॉफ्टवेयर की, जो कि है 5,20,000 रुपए से। तो ये गेन बुक कर लेगा P&L 5,10,000 रुपए से, ये गेन बुक कर लेगा। फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर जो है मेजरेबल नहीं है। टेलीकॉम कम्युनिकेशन लाइसेंस की कितनी है? 4,90,000। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, यूज ही 490 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 10,000 रुपए का लॉस आ जाएगा, और यहाँ पर 4,80,000 रुपए का गेन आ जाएगा। केस नंबर 3 में कहता है कि कुछ भी गिवन नहीं है, तो कुछ भी गिवन नहीं है तो फिर तो बुक वैल्यू यूज करो, 5 लाख ही सेम हो जाएगा, और यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, और गेन लॉस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आओ जरा, ये तो चलो जनरल एंट्री है, ये तो आई होप आप कर ही लोगे। तो पहले केस में देखो, इसका प्रॉफिट नील है और इसका प्रॉफिट कितना है? 510 का, 510 का प्रॉफिट हो गया। दूसरे केस के अंदर सॉफ्टवेयर 490 का है, लॉस 10 का है, और यहाँ पे प्रॉफिट 480 का है। लॉस 10 का है, यहाँ पे प्रॉफिट 480 का है। और तीसरे केस के अंदर कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, तीसरे केस के अंदर कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, नील। और यहाँ पे तो 5-5 लाख वैसे नहीं मिलता। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अल्फा लिमिटेड 1 अप्रैल 2001 को बोरो करता है 30 लाख रुपीज 9% टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई, और ये स्पेसिफिक बोरोइंग है साहब। द लोन फैसिलिटी अवेल्ड कब करी? 1 अप्रैल को, एंड वाज यूटिलाइज एज फॉलोज। और उन्होंने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी फंड्स की 7% पे। तो स्पेसिफिक बोरोइंग है, तो जो भी स्पेसिफिक बोरोइंग का एक्सपेंडिचर का वो है, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, वो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री बिल्डिंग और क्या है? और है ऑफिस बिल्डिंग। तो बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करोगे? तो टोटल 10 लाख रुपीज के ऊपर कितना खर्चा आपने करा है? 9% का आपने खर्चा करा है। तो 10 लाख का 9% हो गया 90,000। तो 90,000 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 20 लाख का 9%, ये कितना हो गया? ये डबल हो जाएगा, 1,80,000। फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अब इन्वेस्टमेंट आपने 30 लाख रुपए तो देखो यूज कर लिए, 10 यहाँ कर लिए, 20 यहाँ कर लिए, लेकिन 1 अप्रैल को आपने सिर्फ 15 लाख ही यूज करे थे। तो आपने बैलेंस 15 लाख रुपए को क्या करा होगा? इन्वेस्ट करा होगा। बैलेंस 15 लाख रुपए को क्या करा होगा? इन्वेस्ट करा होगा फॉर दिस पीरियड, 6 मंथ के लिए। तो बैलेंस 15 लाख रुपए पे आपने ब्याज कमाया होगा 7% के हिसाब से। अब जो खर्चा इसका हुआ है 5 लाख रुपए का, उस पे ब्याज इसका है। तो 5 लाख का 7% 6 महीने के लिए 17,500, और 10 लाख का 7% 6 महीने के लिए 35,000, ये इसका है। तो बोरिंग कॉस्ट आ गई 90,000 माइनस 17,500, 72,500, और यहाँ पे कितनी आ गई? 180 माइनस 35,000, 1,45,000, 1,45,000। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। एसटी लिमिटेड एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल एन एसेट, कंट्रोल ऑफ द एसेट विद ट्रांसफर टू कस्टमर इन 2 ईयर। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है सेटिस्फाइड है पॉइंट इन टाइम। कंट्रोल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके 2 ऑल्टरनेटिव हैं। पहला है या तो पेमेंट कर दो 5,000 की 2 सालों में, और कस्टमर को जब ऑब्टेन हो जाएगा कंट्रोल ऑफ द एसेट, या फिर 4,000 दे दो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। कस्टमर ने इलेक्ट करा है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तब पेमेंट करो। ST Limited conclude that contract contain a significant financing component because the length of the time between the customer pay the asset and the entity transfer the asset to the customer as well as the prevailing interest rate market। तो उन्होंने ये बता दिया है कि significant financing component exist करता है, significant financing component exist करता है। बट आपसे मेरे को एक छोटी सी बात डिस्कस करनी है। मुझे जरा एक बात बताओ, मान लो मैं ST Limited हूं और आप वो कस्टमर हो,
और मैंने आपको बोला, आपने मुझे बोला कि ये 4,000 क्या कहते हैं हमारे लिए कोई माल बना दो। मैंने कहा मेरे पे 1 रुपया नहीं है, मुझे पहले पैसे आपको देने पड़ेंगे, आप मुझे पैसे दो, मैं उसी से माल बना पाऊंगा। आपने मेरे को आपने मुझे पैसे दिए 4,000 रुपए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और आपने कहा ले पकड़ 4,000 रुपए और माल बना। तो मुझे जरा बात बताओ, पूरी ट्रांजेक्शन में कौन किसको फाइनेंस कर रहा है? क्या मैं आपको फाइनेंस कर रहा हूं या आप मुझे फाइनेंस कर रहे हो? सर हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे 4,000 दे रहे हो ना, तो पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर आप मुझे फाइनेंस कर रहे हो। तो देयरफॉर लोन मैंने अगर लिया है तो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करोगे? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ता अगर मैं बैंक से लोन लेता, तो यानी कि मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। तो कहते हैं आईआरआर कितना है? 11.8% ट्रांजेक्शन का। भाई इसकी कोई रेलेवेंस थोड़ी ना आईआरआर। आईआरआर का मतलब क्या होता है कि डिफाइंड कैश फ्लोज के बीच का रेट। जैसे हमने ईआईआर निकाला था ना, तो ऐसे कैश फ्लो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू उसके बराबर आ जाए उसकी फेयर वैल्यू के, वो आईआरआर होता है, डिफाइंड कैश फ्लोज के बीच का रेट। आपको वो नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए कि अगर मेरे को लोन मिलता, मेरे को जिसने माल बनाना है, सेल करनी है, तो उसको कितने का मिलता, विच इज इंटरेस्ट रेट नेसेसरी फॉर द टू अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन को बराबर कर। हाउएवर एंटिटी डिटरमाइन करता है द रेट दैट शुड बी यूज एडजस्टिंग द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज 6%, जो क्या है एंटिटी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। तो आप क्या यूज करोगे? आप 6% यूज करोगे। ठीक है, अब मैंने आपसे 4,000 रुपए लिए, तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 4,000 रुपए से। आप मान के चलो आपने मुझे 6% पे लोन दिया है। अब आप मुझे 6% पे लोन दोगे, तो जरा मुझे एक बात बताओ, मैं मिनिमम आपको कितने का माल बेचूंगा? क्या मैं आपको अगर 4,000 रुपए का ही माल बेचूं तो मैं सिर्फ ब्याज देने के लिए बैठा हूं? वो तो बेवकूफी हो जाएगी। तो मैं अगर अपनी कॉस्टिंग को थोड़ा जगाओ और सोचो कि आपने किसी से पैसे लिए हैं और आप उसके लिए माल बना रहे हो, तो आप मिनिमम प्राइस उससे क्या चार्ज करोगे कि इससे कम नहीं चार्ज करेंगे वरना नुकसान हो जाएगा। आपने ब्याज पे पैसा उठा रखा है, तो इस 4,000 पे जो भी ब्याज होगा आप मिनिमम उतना तो चार्ज करोगे ही करोगे। तो आप इंटरेस्ट बुक करके चलोगे। अब इंटरेस्ट 2 सालों का निकालोगे तो 4,000 इंटू 6%, पहले साल का कितना हो गया? 240, सॉरी हाँ 2, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 240। फिर अगले साल का फिर से निकालोगे इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट। अब कितना है? 4,000 प्लस 240, इसका 6%। तो ये कितना आएगा? 4,000 प्लस 240 का 6%, 254। 254। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी है? 4,000 प्लस 6% प्लस 4,000 प्लस 240 प्लस 254, 4494। तो अब आप रेवेन्यू कितने का बुक करोगे? 4494 टू रेवेन्यू, क्योंकि यही फेयर वैल्यू भी होगी ना, क्योंकि मिनिमम इतना तो आप चार्ज करोगे ही करोगे। एबीसी लिमिटेड एक्वायर करता है 5% इक्विटी शेयर एक्सवाईजी में 10 करोड़ के हिसाब से। The company is in the process of preparing financial statement 2-3 and in assessing the fair value at subsequent measurement of the investment made in XYZ. Based on the observable input, ABC identify करता है similar nature of transaction in which PQR Limited acquire करता है 20% equity share in XYZ for 60 करोड़। The price for such transaction determined on the basis of comparable company method, जो कि क्या है 8 है। For the current year अभी EBITDA कितना है? 40 करोड़ का है। तो वैल्यूएशन कितनी हो गई कंपनी की? 320 करोड़ की हो गई। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वैल्यूएशन डिटरमाइन करनी है, 5% ऑफ लिक्विडिटी डिस्काउंट भी लेना है और 5% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट भी आपको लेकर के चलना है। तो इस 320 में आपका कितना है भाई साहब? 5% आपका है तो 16, उसमें से वो कह रहा है 10% माइनस कर दो, 5 इनका, तो 1.6 माइनस कर दो, तो आपकी वैल्यूएशन कितनी निकल कर आ गई? 14.4 की आपकी वैल्यूएशन निकल करके आ गई। ABC Limited बाय करता है गुड्स फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर। इट हैज रिसेंटली टेकन डिलीवरी ऑफ 1,000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स। कोटेड प्राइस कितना है? 1200, और उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 5% का। तो आपको कितने का पड़ा? आपको पड़ा 1200 लेस 5%, आपको पड़ा 1140 का। तो आपके लिए कॉस्ट होगी 1,000 इंटू 1140 इंटू 1,000, 11,40,000। फिर आपको अर्ली सेटलमेंट का डिस्काउंट मिल गया, जो कि आपकी इसकी कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है। ये कहाँ जाएगा? ये आपके P&L का पार्ट बनेगा विद इन 30 डेज। इंपोर्ट ड्यूटी जो है 60% लगी, 60 पर यूनिट लगी, तो 1,000 इंटू 60, तो 60,000 ये हो गया।
मस्ट बी पेड बिफोर द गुड्स आर रिलीज टू कस्टमर, तो ये भी कस्टम से निकालने के लिए जरूरी है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्टिविटी है। वंस द गुड्स आर रिलीज थ्रू कस्टम, एबीसी लिमिटेड को डिलीवरी कॉस्ट भी देनी है 5,000 रुपए की, तो वो भी इनकर हुई। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ गई, प्लस 65,000, तो 12,05,000 इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई 12,05,000, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्टिविटी है। जो सेटलमेंट का डिस्काउंट है वो कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्टिविटी थोड़ा ना इन्वेंट्री के लिए, तो 12,05,000 आपकी कॉस्ट आ गई। तो आओ जरा आंसर भी मिला ले क्वेश्चन नंबर 5। सीधा रेवेन्यू देख लो 4494, 4494। फिर इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 12,05,000 रुपए की, इन्वेंट्री की आ रही है 12,05,000 और ये आ रही है 14.4, 14.4। बस अब तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना। एंटिटी वाई और जेड एग्जीक्यूट करते हैं 12 ईयर की लीज फॉर अ रेल कार विद द फॉलोइंग टर्म, लीज कमेंसमेंट हुई है 1 फरवरी को। वो कहता है एंटिटी वाई मस्ट पे एंटिटी जेड फर्स्ट मंथली रेंटल, तो यानी कि एंटिटी वाई कौन है, ये है लेजर, सॉरी लेजी, ये है लेजी और ये है लेजर। आज पता नहीं क्या ही हो रहा है, ये है लेजर। 10,000 रुपए का लीज रेंटल पे करना है अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ लीज, एंटिटी जेड विल पे एंटिटी वाई 50,000 कैश इंसेंटिव, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके का लीज इंसेंटिव, क्योंकि लेजर पे कर रहा है लेजी को, तो ये आपको आरओयू में एडजस्ट करना होगा। एंटिटी वाई इंकर करता है 1,000 की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट विच आर पेबल ऑन 1 फरवरी। एंटिटी वाई कैलकुलेट इनिशियल लीज लायबिलिटी एज पर द प्रेजेंट वैल्यू और कितनी 8.5 लाख। हाउ शुड द लेजी कंपनी मेजर एंड रिकॉर्ड द लीज, तो वो भाई आरओयू दिखाएगा, डेबिट करेगा कितने रुपए से 8,50,000 टू लीज लायबिलिटी 8,50,000। फिर उसके बाद उसको पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा कितने रुपए से 50,000 से, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ जाएगा, आरओयू के अंदर 50,000 से। फिर उसके बाद उसने 1,000 रुपीज का खर्चा भी करा, कहाँ गया, हाँ वही रहा, ये भी जाएगा आपका आरओयू डेबिट टू बैंक 1,000 और 1,000। फिर उसके बाद उसने क्या है कि पहला मंथली रेंटल जो है 10,000 अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ लीज ही आपको दे देना है, और उसने लीज लायबिलिटी निकाली है डिस्काउंटेड इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, बिकॉज आईआरआर जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो जो 10,000 रुपए का आपका प्रीपेड लीज रेंटल है जो आपने उसी टाइम दे दिया, वो भी कहाँ जाएगा, वो भी आरओयू के अंदर जाएगा, तो आरओयू डेबिट टू बैंक, क्योंकि लीज लायबिलिटी में तो उसका पार्ट ही नहीं बना होगा ना, आरओयू टू बैंक। तो मुझे बताओ आपका आरओयू कितने का आएगा, 8,50,000 माइनस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, तो 8,11,000 का आपका आरओयू बन निकल करके आ जाएगा, और लीज लायबिलिटी उतने की निकल करके आ जाएगी 8,11,000। कंपनी एक्स हैज आइडेंटिफाइड वन ऑफ इट्स डिवीजन टू बी सोल्ड to a prospective buyer and board has approved the plan to sell the division on 30th September. Sale expected to complete after the 1 year but are still qualified to be held for sale under appendix B, ठीक है। अब वो कहता है कॉस्ट टू सेल कितनी है 10 करोड़, जो मार्च 2003 में इनकर होनी है। द फेयर वैल्यू ऑफ द डिवीजन इज 400 करोड़ ऑन 30 सितंबर 2001, और 2002 के अंदर भी इतनी है। कैरिंग वैल्यू कितनी है 500 करोड़ की है। आपको निकालना है कि वो कैसे मेजर करेंगे, सितंबर के अंदर भी मार्च के अंदर भी। तो जो 10 करोड़ की कॉस्ट है इसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले साल का फैक्टर है 909, दूसरे साल का है 867। तो 30 सितंबर में आप कहोगे, आप कैसे दिखाते हो एसेट हेल्ड फॉर सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो आप कहोगे फेयर वैल्यू कितनी है 400 करोड़, और 31 मार्च में भी फेयर वैल्यू कितनी है 400 करोड़ लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, कॉस्ट टू सेल है आपके पास कितनी है 10 करोड़ की है, जो क्या कहते हैं मार्च 2003 में इनकर होनी है, और आप 30 सितंबर में खड़े हो, तो 1.5 साल का फैक्टर देना पड़ेगा 867 का। तो 10 इंटू 0.867 8.67, तो आप दिखाओगे माइनस 8.67
391.33, ये आप वैल्यू दिखा करके चलोगे। और यहाँ पर आप क्या वैल्यू दिखाओगे, 10 इंटू 0.909, 9.09, 9.09, तो 400 माइनस 9.09, 390.51, 390 और 391.33, ठीक है। ये देख लेना भाई साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर करने हैं। मर्करी लिमिटेड हैज सोल्ड टू मार्च अंडर कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख, receipt of which receivable in equal 3 installment of 3,33,333 over the 2 year period। कंपनी ने ऑफर करा है 5% डिस्काउंट 50,000 अगर वो पेमेंट करते हैं फुल आज ही। द सेल एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट IRR कितना है 5.36। द टोटल कंसिडरेशन जो है वो कितनी है 10 लाख रुपए की है। हेंस मैनेजमेंट हैज टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ सेल ऑफ गुड ऑफ 10 लाख। नहीं जी, आपको रेवेन्यू किस पे दिखा, हर एक चीज किस पे दिखानी होती है, फेयर वैल्यू पे दिखानी होती है। तो मुझे तेरा बात बताओ भाई, उसने मार्च को गुड बेचे और वो इंस्टॉलमेंट बांध दी, तो इस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, तो आपको तो सम ऑफ प्रिंसिपल लेना होगा ना उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट थोड़ा ना आप रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करोगे और आप कैश कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज करोगे। तो उसने ये जो 5.36 निकाल रखा है ना, ये कैसे निकाल रखा है, वो कह रहा है कि जो उसकी फेयर वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी इंस्टॉलमेंट के, अगर आप इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू करते हो एट 5.36, तो उसने IRR के थ्रू ये निकाल रखा है। तो यानी कि अगर आप इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कर दो तो वो किसके बराबर आ जाएगी, फेयर वैल्यू, जो कि पता है क्या होगी, जो कि होगी 10 लाख माइनस 50,000, क्योंकि यही कैश कंसिडरेशन है तो यही फेयर वैल्यू होगी 9.5 लाख। तो अगर आप वैसे भी करना चाहो कि आपकी इंस्टॉलमेंट है 10 लाख की, 3,33,333, तो अगर मैं बोलूँ पहला फैक्टर हो गया 3,33,333, दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर, दूसरे साल का फैक्टर कितने परसेंट पे 5.36 पे, 1 डिवाइड बाय 1.0536, एक 0.949, तो थोड़ा ना स्पेस लेना पड़ेगा, रुको, ऐसे करो, इंस्टॉलमेंट 1 2 3, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसका 1, इसका 0.949 और इसका 0.90। इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट है 3,33,333, इधर भी इतनी है इधर भी इतनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर तो आ जाएगी 3,33,333, इधर आ जाएगी 0.949 इंटू 3,33,333, 316,330 और 0.9 इंटू 3,33,333, 3 लाख रुपए, तो पूरा ही लिख लो भाई, 2,99,999 प्लस 3,16,330 प्लस 3,33,333, तो ये आ गया कितना 9,49,663। वो राउंड ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है। ये पता है मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया 9.5 लाख रुपए, क्योंकि सोचो उन्होंने पता है कैसे निकाल रखा है, ध्यान से सोचो, ये तो अभी आ गया 330, तो यही आ गया 3,33,333 और एक और ये 2, उन्होंने कहा कि वो ऐसा भाई ऐसे समझो, बैक ऑफ द स्टोरी को समझो, सामने वाला पार्टी आई होगी, उसने कहा भाई माल कितने का है, उसने कहा 50,000 का तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, 10 लाख का वैसे माल है तो 9.5 लाख रुपए की पेमेंट कर जा अभी। उसने कहा है ही नहीं, ले ले, है ही नहीं, कह रहा फिर अब क्या करें, उसने कहा माल भी बेचना है, तो उसने कहा एक काम करते हैं, मैं तेरे को फाइनेंस कर देता हूँ, तू मुझे अभी मत दे, तू माल ले जा, मैं तुझे फाइनेंस कर देता हूँ, तू एक काम कर पहली किस्त अभी दे जा। तो 3,33,000 वो अभी दे गया, उसने कहा बाकी की किस्त जो है तू 2 सालों में देता रही हो, यही डील हुआ होगा। तो आपको क्या निकालना है, गणित का इस्तेमाल करके, अपना फाइनेंस का इस्तेमाल करके कि उसने क्या रेट चार्ज करा। तो भाई एक बात बताओ, पहली किस्त यहां पर आ गई, दूसरी किस्त यहां पर है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू जिस भी रेट से बराबर हो रही होगी, किसके, जितने का माल बेचा 9.5 लाख रुपए, वही क्या है, वही है आपका IRR, वही है आपका EIR और वही है आपका 5.36% जो आपको सवाल के अंदर भी दे रखा है। बट इफ यू नो द बैक एंड कैलकुलेशन तो इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन
एंड आपको पता चल पाता है कि मुझे कौन सा इनपुट कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक, इसके बाद तो आपका एमटीपी खत्म हो गया, बस इतना ही था आपके एमटीपी के अंदर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर कोई भी चीज मैंने ओवरलुक कर दी हो या मेरे को ऐसा लगा हो कि ये आप कर लोगे और आपको करते हुए उसके अंदर दिक्कत आई हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट कर सकते हो, वीडियो को शेयर करिए अगर आपको पसंद आई होगी। इट विल मोटिवेट अस टू डू बेटर थिंग्स फॉर यू। आप मुझे आइडियाज भी दे सकते हो आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए, आई विल वर्क ऑन दैट एज वेल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टाटा, बाय।